रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम एक नए कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस कोर्स का जो वर्किंग है और उसके अंदर क्या क्या हमने चीज़ें कवर अप करनी है इसको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा भी। तो बेसिकली ये ब्लॉकचेन के ऊपर है जिसके अंदर कोशिश करेंगे हम कि A to Z जो है वो उसकी तमाम डिटेल आपको बताई जा सके। तो इसमें जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो मॉड्यूल 1 होगा उसमें होगी ब्लॉकचेन इंट्यूशन, यानी ब्लॉकचेन को क्या है, कैसे वो वजूद में आई और उसके अंदर कैसे वो बनती है, या उसके क्या बेनिफिट्स हैं, या उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। तो ये इसका मॉड्यूल 1 होगा। इसके बाद जो है वो ब्लॉकचेन बनाने का तरीक़ाकार क्या है, इसको मॉड्यूल 1 के अंदर ही जो है वो हमने डिवाइड किया है, ठीक है। और इस तरह से मॉड्यूल 2A जो है वो क्रिप्टो करेंसी इंट्यूशन है, क्रिप्टो करेंसी का क्या किरदार है ब्लॉकचेन के अंदर, और ब्लॉकचेन को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है क्रिप्टो करेंसी, या उसको कैसे यूज़ में लेके आ सकते हैं हम क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए। और उसका दूसरा जो पार्ट होगा वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस जो है वो उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे मूव करवाया जा सकता है उसके अंदर। तो इसी तरह जो है वो आप देखते हैं कि इसमें क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसमें क्रिएट आ क्रिप्टो करेंसी कैसे हम वो क्रिएट करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको उसको क्रिएट करके डिज़ाइन करके दिखाएंगे। और इसी के साथ ही इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्यूशन, ये तीसरा मॉड्यूल होगा हमारा इस कोर्स के हिस्से का। मतलब 3 हिस्सों में ये कोर्स डिवाइडेड होगा। इस कोर्स को जो है वो एक जगह से यूज़ किया गया है, कुछ कोर्स कंटेंट्स जो है वो दूसरे कोर्सेज़ के ऐड करवाए गए हैं ताकि इसको डिफरेंट कोर्सेज़ का ये मजमुआ बनाया गया ताकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा सकें। इसके अंदर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाकर देखेंगे इसके अंदर। और इसी तरह एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक्ड है। जब वो चीज़ बनेगी उसके बाद दूसरा जो है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दूसरे पार्ट की उसके अंदर आएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मॉड्यूल्स की बेस पे इसको किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिएट नहीं भी करना चाहते तो ये उसके थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक्सपर्ट लेवल तक का जो नॉलेज है वो आप इसके ज़रिए जो है वो कवर अप कर सकेंगे। अगर आप फंडामेंटल्स इसमें बताई गई हैं, उसके बाद इसके बाद दूसरे पार्ट को एक्सेस में दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉकचेन की थ्योरी देख लेते हैं तो उसके बाद आप इसमें उसकी एक्सपर्ट जो है वो वर्किंग वो यहाँ पे आप देखेंगे। या आप थ्योरेटिकली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सपर्टीज़ की बेस पे भी इसको कंट्रोल या देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम अब बताएंगे कि हमने मॉड्यूल 2 के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी का मॉड्यूल है उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है और उसका ब्लॉकचेन के साथ क्या ताल्लुक़ है और कैसे उसमें यूज़ होती है बिटकॉइंस मॉनेटरी पॉलिसी, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग माइनिंग के करते वक्त क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको हम समझेंगे कि जब बिटकॉइन को माइन किया जाता है तो उस वक्त उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और वर्चुअल टूर ऑफ अ बिटकॉइन माइन हम देखेंगे, फिज़िकली तो हम उसको नहीं देखेंगे लेकिन उसका वर्चुअल टूर जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ जो है वो माइनिंग पूल्स देखेंगे, नॉन्स रेंज कहाँ तक है, नॉन्स नंबर जो हमने देखा था वो जनरेट हो रहा है रैंडमली, उसकी रेंज क्या है। और साथ ही साथ हम देखेंगे हाउ माइनर पिक ट्रांजैक्शंस, किस तरह से एक ट्रांजैक्शन को माइनर जो है वो पिक करता है और उसके बाद किस तरह से उसके लिए ब्लॉक वो सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके लिए पार्ट 2 हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो कोइंस हैं बिटकॉइन वगैरह उनको माइन करने के लिए जो CPU GPUs और एसिक जो है वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या इनका फ़र्क है आपस में और कौन सी चीज़ बेहतर है। हाउ डू मैम पूल्स वर्क, किस तरह से पूल्स वर्क करते हैं, ऑर्फन ब्लॉक्स कौन से थे और उसका क्या काम था, और द 51% अटैक्स जो है वो किस तरह से क्या है, और बिट्स टू टारगेट कन्वर्जन जो है वो टारगेट क्या थे और टारगेट कन्वर्जन हमारे लिए कैसे काम करते। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर।
जी, इस वीडियो में हम देखेंगे बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है। तो आप अगर गूगल में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ मैं वाज़ेह करके लिखता हूँ कि बिटकॉइन वर्सेस ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंस जो है वो वाज़ेह तौर पर आएगा। ये देखें, ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी एंड मैनी क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। तो यहाँ पे वाज़ेह हो गया कि बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि एक जैसे कि हमारे पास पैसे होते हैं कागज़ कार्ड की फॉर्म में, तो ये हमारे पास एक कोइन की फॉर्म में हमारे पास करेंसी है। यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम एक दूसरे को ट्रांजैक्शंस शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ना, ट्रांजैक्शंस का जो आजकल रवाज है वो तब्दील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो पैसों की बजाय जो है वो कोइंस के अंदर एक दूसरे को पेमेंट्स होती हैं। गूगल की फॉर्म में ये एक डिफरेंस भी है। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी वाइल ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जो करेंसीज का जो है वो। बिटकॉइन इज पावर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली पावर ब्लॉकचेन ने ही इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। बट ब्लॉकचेन हैज़ फाउंड मैनी यूजेस बियॉन्ड बिटकॉइन। बिटकॉइन ब्लॉकचेन की वजह से काफ़ी सारे फ़ायदे मिले ब्लॉकचेन को बिटकॉइन की मदद से। आई होप कि आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं तो बिटकॉइन बेसिकली यहाँ पे हम तीन टर्म्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें? जो फर्स्ट चीज़ है वो जिसको हमें मद्देनज़र रखना है वो है जनाब टेक्नोलॉजी। फिर है हमारे पास प्रोटोकॉल और कॉइन्स, और फिर है हमारे पास टोकन। अब हमारे पास जो ब्लॉकचेन है वो बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा है कि ये क्या है जी, utech.news की मुताबिक जो है ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बिटकॉइन है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है कि मतलब मिसाल के तौर पर दो कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, तो उनको प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एफटीपी के, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के। अगर मेल करना है तो एसएमटीपी, अगर उन्होंने किसी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करना है तो एचटीटीपी। तो इसी तरह अगर ब्लॉक कोइंस जो है वो ट्रांसफ़र करनी है ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है, दो कस्टमर हैं, दो क्लाइंट या क्लाइंट और कस्टमर है, उसने आपस में सॉरी क्लाइंट और जो ऑनर है आपस में उन्होंने ट्रांजैक्शंस करनी है बिटकॉइन के ज़रिए, तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है तो वो बिटकॉइन प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, उसके मुताबिक वो हो सकता है। इसके अलावा भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये सिर्फ अकेला नहीं है। बिटकॉइन के अलावा है जनाब वेव्स, इथरम, नियो, रिपल। तो ये सारे क्या हैं? प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है ये इसके अंदर कॉइन्स भी हैं, ठीक है। टोकन जो है उसके अंदर वो एज अ कोइन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से वेव्स जो है वो मिसाल के तौर पर क्या प्रोवाइड कर रहा है जी? इथरम जो है वो TRX, AE, REP, RHOC, ये जो है वो टोकन्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि बिटकॉइन और रिपल जो है वो टोकन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इसकी वेबसाइट का जो लिंक है ये देखें, coinmarketcap.com, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो है वो आपको करेंसीज नज़र आएंगी, जैसे बिटकॉइन है, इथरम है, रिपल है। तो यहाँ पे ये उनके जो है वो मार्केट कैप नज़र आ रही है, प्राइस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसके अंदर आपको इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होगी, तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। सतोशी नाकामोटो नाकामोटो जो है ये बंदा है जिसने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। और उसके ऑनर जो हैं वो ब्लॉकचेन के और अलग बंदे दो थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ऑनर्स भी डिफरेंट हैं। अब इस बंदे ने जो है वो बिटकॉइन को जो है वो क्या करवाता है, यूज़ करवाता है। और इसने क्या ध्यान में रखा है कि जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेटवर्क बना हुआ है, बिटकॉइन प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करती है कि फॉर एग्जांपल जो है बिटकॉइन इकोसिस्टम में जो है बिटकॉइन के अंदर जब उसमें मतलब आइडेंटिटीज़, मतलब किस तरह से उसको जो हम प्रोटोकॉल समझ सकते हैं, उसमें जो ह्यूमंस है इनको नोड कहा गया है, जबकि इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है जो एक बंदे के पास अवेलेबल है वो माइनर है, माइनर्स कहलाएंगे। जितने भी कंप्यूटर
वो फाइंड कर रहे हैं ब्लॉक बनाने के लिए। वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम माइनर्स कहेंगे, ठीक है। और ये बड़ी कम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लार्ज माइंड्स हैं, और इसी तरह जो है वो सेम कंप्यूटर्स, क्योंकि लार्ज माइंड्स के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो खर्चा किया होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पैसा वैसे वो कंपनीज भी ले जाती हैं, लेकिन उसमें माइनिंग पूल भी बनाए जा सकते हैं जिनकी मदद से माइन करके आप जो है ना ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। इसको फर्दर समझने के लिए जो है वो आपके पास ये एडिशनल रीडिंग है, इसको आप यहाँ से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लान ऑफ अटैक से मुराद ये है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर अप करने जा रहे हैं, उसको हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो इस सेक्शन के अंदर जो हमारा पार्ट है, जो हमारा मॉड्यूल 1 है, उसके अंदर हम कवर अप करने जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है, और अंडरस्टैंडिंग SHA-256 हैश जो हमारे पास है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ SHA-256 एल्गोरिथम कौन सा है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सिक्योर हैश एल्गोरिथम 2, ठीक है जी, इसके बारे में हमने देखना है ये कैसे काम करता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस कैसे इसके अंदर डिज़ाइन किए गए हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, और ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर अप करनी है। और इसके साथ साथ जो है वो हम देखेंगे कि म्यूटेबल लेजर्स क्या होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल लेजर्स में क्या फ़र्क है, और इसके बाद जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क क्या है, यानी ब्लॉकचेन जो है वो P2P पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में किस तरह से यूज़ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे कहलाती है, ये इसकी डेफिनेशन में इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और फिर आएगा कि माइनिंग वर्क्स कैसे करेंगे हम, और इसमें तो पहला पार्ट होगा द नाउन्स और दूसरा पार्ट होगा क्रिप्टोग्राफिक पजल। इसके ज़रिए हम माइनिंग जो है वो कैसे काम करती है वो देखेंगे। उसके बाद बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो हम चेक करेंगे, और इसके बाद जो है वो हम कंसेंसस प्रोटोकॉल वो देखेंगे। उसको पार्ट 1 में हम देखेंगे कि हम अटैकर्स के अगेंस्ट जो है वो कैसे डिफेंस कर सकते हैं, और कंसेंसस प्रोटोकॉल पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि कंपीटिंग चेन्स को हम किस तरह, और इसके बाद हम एक लाइव डेमो बनाएंगे ब्लॉकचेन की जिसके अंदर हम उसको कंप्लीट करके, तो ये हमारा जो है वो प्लान ऑफ अटैक होगा इंशाल्लाह। इसके साथ हम जो है वो मैदान में उतरेंगे और अपना काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। जी, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर अगर हम देखें तो ये जो है वो दो लोग हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट दिया, स्कॉट स्टोरनेटा और स्टॉट हैबर। तो इन्होंने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और इसके बाद ब्लॉकचेन विकिपीडिया की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स, तो विच आर लिंक्ड एंड सिक्योर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आपने लिंक्ड लिस्ट पढ़ी है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उससे भी मिलता जुलता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे वो भी होंगे जो अपना प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट नहीं होंगे, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्ड्स का ग्रो करना, कंटिन्यूसली साथ साथ ऐड होते जाना, चीज़ें ऐड होते जाना, और उनका आपस में लिंक्ड रहना जो है ना वो ब्लॉकचेन है। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो है वो हमने एक डेटा स्टोर करवाया जनाब। फॉर एग्जांपल वो डेटा जो है वो पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, हत्ता कि ऑपरेटिंग सिस्टम तक की डिटेल्स जो है वो आप इसमें रख सकते हैं। डेटा आपने इसमें रखा हेलो वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो डेटा जो है वो कुछ भी ये टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो प्रीवियस हैश एल्गोरिथम जो है उसकी वो रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन जो पहला डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट हैश वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। ये फॉर एग्जांपल हम कोई मिडिल वाले ब्लॉक की बात करेंगे, उसमें एक प्रीवियस की हैश होगी, यानी प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू होगी, और हैश वैल्यू इसकी अपनी ज़ाती होगी। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल इसमें जो अपनी हैश वैल्यू है वो किसी एक थंब की वैल्यू है, ठीक है।
थंब जो है वो एक ये कह लें कि यूनिक कोड है तकरीबन, जो है वो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो है ना जीनियसिस जेनेसिस ब्लॉक, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, इसकी वैल्यू फ़र्ज़ की है हमने कि इसमें वैल्यू 1 है। ये पहला ब्लॉक होता है जो ऑटो क्रिएटेड होता है, और इसमें जो है वो इसका जो प्रीवियस हैश है वो नहीं होता, इसका अपना करंट हैश होता है, और इसका करंट हैश जो है वो इसका प्रीवियस हैश ऑल ज़ीरोज़ होते हैं, और इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट हैश की जो है वो इसका अपनी हैश की वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर हम ब्लॉक 2 की बात करें तो उसके अंदर डेटा कोई भी डेटा हो गया, प्रीवियस हैश यानी ये वाली, ये देखें ये एज इट इज़ वैल्यू जो है वो दिखाई जा रही है, और इसके साथ जो है वो नीचे उसकी अपनी हैश वैल्यू यानी उसके अंदर अपना एक थंब इम्प्रेशन है। अब ये इसकी चेन बन गई, ठीक है। एक ब्लॉक ने पिछले ब्लॉक की डिटेल ली, अब वो उसके साथ लिंक्ड हो गया। अगर आप एक ब्लॉक को भी डिलीट करेंगे तो पूरी की पूरी चेन डिलीट हो जाएगी। तो ये चेन डिलीट नहीं हो सकती, डेटा मूव नहीं होता, एक डेटा दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। तो इसकी आप सिंपल एग्जांपल कह सकते हैं, ब्लॉकचेन जो है वो क्यों वजूद में आई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इस वजह से कि जैसे जैसे कोई चीज़ फॉर एग्जांपल पहले जो था ईमेल डेटा पहुंचाने का तरीका, ईमेल, और इसने बहुत अच्छे तरीके से संभाला, बहुत सारे सर्वर्स आ गए, मेल सर्वर्स आ गए, लेकिन किसी ने ट्रस्ट जो है वो अवेल नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लॉकचेन बेसिकली इन सब के दरमियान में ट्रस्ट को मेंटेन करती है कि डेटा जो एक दफ़ा लिखा गया वो कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, उसको कोई टेम्पर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है जी ब्लॉकचेन का असल कॉन्सेप्ट। इस तरह से ब्लॉकचेन जो है वो बनती जाएगी, और ब्लॉक्स आर क्रिप्टोग्राफिकली लिंक टुगेदर, क्रिप्टोग्राफिकली, ठीक है जी, यानी वैल्यूज़ की बेस पे वो आपस में लिंक्ड है सारे, इसलिए इसको ब्लॉक्स की चेन बनी हुई है। अब ये देखें, ये ब्लॉक चेन जो है वो इस तरह से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स इसके गिर्द घूमते हैं। माइनिंग होगी इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनेगा, कंसेंसस प्रोटोकॉल, इम्यूटेबल लेजर्स, हैश क्रिप्टो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हैश क्रिप्टोग्राफी क्या है और वो किस तरह से काम करती है। फर्दर अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एडिशनल रेटिंग आपको बता दी गई है कि हाउ टू टाइम स्टैम्प अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, और ये लोग हैं, इन्होंने जो है वो ये कुछ काम किया है। एक पेपर लिखा था जहाँ से क्रिप्टो करेंसी और साथ ही साथ ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो है वो वजूद में आया, और लोगों को इसके बारे में आगाही मिली। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमने CSHA256 हैश जो है वो किस तरह से काम करता है, उसका क्या तरीक़ाकार है। जैसे कि हम यहाँ पे देखना चाहते थे कि हैश क्रिप्टोग्राफी क्या है ब्लॉकचेन के अंदर, तो हम इसको देखते हैं ज़रा। अब फॉर एग्जांपल जो है वो हर एक इंसान का जो थंब है वो यूनिक है, तो इस तरह लाखों करोड़ों थंब जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक ह्यूमन का जो है वो एक थंब है, तो इसी तरह से अगर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाए तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, तो उसका एक जो है वो हैश वैल्यू होगी, ठीक है। इसका ये जो है वो बेनिफिट है, यहाँ पे जो हमने एल्गोरिथम फाइंड किया था, ऐसे टू इज अ सेट ऑफ क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन डिजाइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एंड फर्स्ट पब्लिश इन 2001। दे आर बिल्ड यूजिंग द मार्कल डामर्ड कंस्ट्रक्शन form a one-way compression function itself built using the Davis Mayer structure from a specialized block cipher, ठीक है जी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखें कि इसमें फॉर एग्जांपल पीडीएफ है, ऑडियो है, एक्सेल फाइल है, वीडियो फाइल है, कोई भी फाइल है, उसकी हर एक की जो है वो एक ही हैश वैल्यू है, और इसको एनएसए से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एनएसए क्या चीज़ है, एनएसए और SH256, और ये 64 करेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। 256 वैल्यूज़ इसमें जो है वो इसकी करेक्टर्स वैल्यू है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लिए एक टूल प्रोवाइड किया गया जो ब्लॉकचेन की superdataScience.com ब्लॉकचेन हैश, इसी के हम ट्यूटोरियल्स को भी यूज़ कर रहे हैं, और इसकी जो बनाए गए टूल्स हैं उसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो टूल्स में जो है वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ये इसका लिंक है, और यहाँ पे हम सारी चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पे हमने हैश SH256 हैश जो है वो उसको देखा, क्रिप्टो
करेंसी के हवाले से अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इन लोगों ने जो है वो ना कॉपीराइट लाइसेंस है इनका, और इन्होंने जो है वो हमें प्रोवाइड किया है इसकी जो एक डेमो पॉलिसी है, और इसके मुताबिक हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई चीज़ लिखते हैं तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो हैश वैल्यू क्रिएट हो गई है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखें लिखा है हेलो दिस इज द ब्लॉकचेन ए टू जी कोर्स, तो यहाँ पे उसकी हैश वैल्यू जो है वो ये वाली आपको नज़र आ रही है। लेकिन इसमें अगर माइनर सा भी मैं चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड किया तो उसकी हैश वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें अपडेट हो गई हैश वैल्यू। तो इसमें जो है वो एक माइनर सी चेंज करने से भी आपकी जो है ना वो ब्लॉकचेन जो हैशिंग वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपके पास हैशिंग एल्गोरिदम के लिए जो है वो 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले जो है वो वन वे है ये। ठीक है, इसकी एक जो है वो ये भी आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ जस्ट वन वे जो है वो डेटा क्रिएट करती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हैश वैल्यू आपके पास है तो उससे आप डॉक्यूमेंट रिकवर कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरे नंबर पे डिटर्मिनिस्टिक है, अगर आप इसमें ज़रा सी भी कोई चेंजिंग करते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो है अगर आप इसकी दूसरी कॉपी वो बना देगा। और फास्ट कंप्यूटेशन है, मतलब फौरन जो है उसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी उसके अंदर अवेलेबल है। और एविलेंच इफेक्ट से मुराद ये है कि उसमें फॉर एग्जांपल आप इसकी कुलियन बनाने इसमें आपने 1+1 किया तो फौरन से उसका इफेक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। और इसके साथ जो है वो मस्ट वाइट विद स्टैंड कुलियन कुलियन करने की इसके अंदर कोई या होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई फॉर एग्जांपल सेम कॉपी कोई बना लेता है डेटा की तो वो डेटा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बल्कि फ़ौरन उसकी कुलियन डिटेक्ट हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुलियन जो है वो अलाउ नहीं है। और इसकी जो एडिशनल रेटिंग है, आप इसको फर्दर अगर समझना चाहते हैं हैशिंग एल्गोरिथम को, तो वो ऑन द सिक्योर हैश एल्गोरिथम फैमिली चैप्टर 1 क्रिप्टोग्राफी इन कॉन्टेक्स्ट, ये उसकी बुक है और ये नीचे उसका लिंक अवेलेबल है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। और रहीम जी, नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है कि बिटकॉइन को किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसको गुजारा जाएगा। इसमें द हाविंग जो है वो तरीका है, डेटा रीच ब्लॉक रिवॉर्ड इरा और बीटीसी ब्लॉक, ये जो है इसके ज़रिए जो है वो हम इसको ट्रैक करते हैं कि किस वक्त कौन सी जो है वो ब्लॉक प्रोड्यूस हुई। ठीक है, कौन रिवॉर्ड जीत सका, उसको हम कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह ये डिफरेंट वैल्यूज़ की मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 21 बिलियन मिलियन बिटकॉइंस बाय 2140 तक जो है वो बिटकॉइंस माइन हो जाएंगी। इसकी जो है वो अकॉर्डिंग फार्मूला जो दिया गया है उसके मुताबिक उसको अगर ट्रैक किया जाए तो 21 यानी 2000 अभी है अपना 23, तो ये 2140 तक जो है वो 21 मिलियन बिटकॉइंस जो है वो ट्रेस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से द ट्रांजैक्शंस फीस आर मीन टू रिप्लेस ब्लॉक रिवॉर्ड्स, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रिवॉर्ड्स जो है वो मिलना बंद हो जाएंगे। यानी ये अगर हम चार्ट देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर देखा जाए तो इस तरह ब्लॉकचेन जैसे जैसे रिवॉर्ड मिलते जा रहे हैं लोगों को, तो ये एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके अंदर रिवॉर्ड मिलना जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसके दौरान फिर ये होगा कि 140 मिलियन के बाद जो है उस वक्त रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएंगे, बल्कि क्या होगा उस वक्त आपको जो पेमेंट्स हैं वो मिलेंगी फ़ीस के हिसाब, फ़ीस की ज़रिए जो है वो आपको पेमेंट्स वगैरह की जा सकती होगी। जी, यहाँ पे देखें द हाविंग में ये मैं डिफरेंट एक वेबसाइट से ये डेटा आपको लाके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि 2000 लॉन्च ऑफ बिटकॉइन जो है ना 2009 के अंदर ये बनी, मतलब उसने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि जी 2009 तक जो है वो ब्लॉक नंबर 0 ऐड हुआ था और 50 वैल्यूज़ जो है वो रिवॉर्ड में मिली थी, जबकि रिवॉर्ड में मिली थी फर्स्ट जो है हाविंग, मतलब उसका जो इसको चंक्स में या इसको पार्ट्स में डिवाइड किया और जब तक एक्सपेक्टेड 2024 तक जो है वो जो है इतनी वैल्यूज़ जो है वो माइन हो जाएंगी और रिवॉर्ड जो है वो सबसे पीक पे होगा। ठीक है, 2028 तक, तो अभी जो है वो बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम है इसमें
इन्वॉल्व होने का, इसमें इनपुट देने का, लेकिन 2140 के अंदर जो है वो रिवॉर्ड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे ये सवाल होता है कि क्या जो है तब कोई भी उसमें अपना फिर कोई ब्लॉक को फाइंड ही नहीं करेगा, माइन ही नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, माइन करेंगे लेकिन उसकी फीस उसको मिलेगी, ना कि उसको जो है रिवॉर्ड की फॉर्म में डेटा मिलेगा। अब जो सप्लाई कैप है वो बिटकॉइन का वो 21 मिलियन तक है। और अगर ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए कि कितनी जो है वो ब्लॉक्स फाइंड हो रही हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि न्यू ब्लॉक्स जितनी बन रही हैं 10 मिनट के अंदर एवरेज टाइम जो है वो, कुछ ब्लॉक्स तो खैर जल्दी बन जाती हैं, कुछ ब्लॉक्स ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो एवरेज टाइम जो है वो ब्लॉक का वो जो है वो 10 मिनट है। अगर हम वापस इस वेबसाइट के ऊपर आए blockchain.com, इसको एक्सप्लोरर वाले टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट लेटेस्ट ब्लॉक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये 12 मिनट के अंदर ब्लॉक बना, ये 32 के अंदर माइन किया गया। तो ये डिफरेंट जो है वो, ये अगर हम इसको व्यू करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 मिनट में, जबकि इथरम की जो क्रिप्टो करेंसी वो 15 सेकंड में, और रिपल 3.5 सेकंड, और लिटी कोइन जो है वो 2.5 मिनट के अंदर जो है वो इसमें रिपल जो है वो सबसे फास्ट बिटकॉइन है जो एवरेज ब्लॉक टाइम पे क्रिएट हो रही है और ऐड की जा रही है। ब्लॉकचेन का ये डेटा जो है वो आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास हैकर नून जो है, दिस टाइम इज़ डिफरेंट पार्ट टू व्हाट बिटकॉइन रियली इज़। ये डिफरेंट जो है वो इसके मतलब एक अच्छा सा ब्लॉग है जो इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसको भी फर्दर समझने के लिए रीड आउट कर सकते हैं। रहमान रहीम। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्यूटेबल लेजर्स क्या हैं और ब्लॉकचेन किस तरह से इसमें हमें फ़ायदा दे सकती है। ब्लॉकचेन के बगैर भी देखेंगे, ब्लॉकचेन के साथ भी देखेंगे। तो इम्यूटेबल लेजर्स पहले तो हम देखेंगे कि क्या होते हैं और फिर उसमें ब्लॉकचेन हमारी किस तरह से हेल्प करती है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हैश क्रिप्टोग्राफी जो है वो क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल है और वो हमें कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करती है और वो होती क्या है। और इसी तरह अब हम देखेंगे इम्यूटेबल लेजर्स को। सबसे पहले देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये देखा कि हम ब्लॉकचेन बेसिकली होती क्या है। क्रिप्टोग्राफिकली जो है वो आपस में जो ब्लॉक्स आपस में लिंक्ड होते हैं उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एशिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पे आपने कोई घर ख़रीदा है। घर ख़रीदने के लिए ज़ाहिर बात है आपके पास अमाउंट होना ज़रूरी है और उसके लिए आप जैसे ही आपके पास अमाउंट है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख के करीब आपने एक घर ख़रीदा। घर ख़रीदने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे एक डीड मिलती है, यानी जिसको हम कहते हैं फ़र्द या रजिस्ट्री या हम कह देते हैं जी इंतकाल वाली कॉपी जो है वो आपको मिलती है। पहले तो खैर नहीं, अब तो खैर इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई, लेकिन पहले जो है वो टैंपर करने की बहुत ज़्यादा मार्जिन भी था और लोग करते भी थे। और आप देखते हैं कि जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मिलती, उस डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल वहाँ पे अमाउंट जो है वो 6 है तो उसको 8 करना कोई मुश्किल नहीं था। हाँ, अगर मालिकान थोड़े हैं तो उसमें कोई मालिकान जो है वो हमारे पटवारी के साहबान के लिए ऐड करना मुश्किल न था। अब उसे होता क्या था कि आप किसी भी तरह क्लेम नहीं कर सकते थे कि ये जो घर आपने ख़रीदा है ये आप इसको ऑन कर रहे हैं। अब तो खैर कंप्यूटराइज रजिस्ट्री हमारे पास है, तो स्टाम्प की वैल्यू जो थी वो तब बिल्कुल भी ना थी जब तक कि ज़ुबान पे बंदा कायम ना रहे। अब उसमें कैसे जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ऑन कर सकते हैं कि जी ये घर आपका है, आपने ख़रीदा है, किस तरह उस डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आप उसको फाइनल कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल जो तरीका था वो तो यही था कि जी आपने किताब पे मेंशन कर लिया, रिटन में लिख लिया, 2-4 गवाहान बिठा लिए, गवाहान अगर मुकर जाए तो फिर भी आप गए, तो गवाहान की बुनियाद पे आपने जो है वो काम किया था। अब उसमें कोई टेम्पर्ड कर देता है तो वो घर आपका नहीं, आपके मालिकान की जगह पे आपके नाम के आगे कुछ और लिख दिया, आपकी अमाउंट चेंज कर दी, तो यहाँ पे आपका जो घर है तो वो घर आपका न रहा। अब इसी तरह जो है वो अगर हम ब्लॉकचेन को इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इससे हमें क्या होता है कि इसमें जो एक एंट्री होगी वो विद इन अ ब्लॉक होगी,
ठीक है। इसमें बेसिकली ये ब्लॉक्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, यहाँ तक जो है ना वो आपने जो डिटेल लिखी, जो जो चीज़ें ऐड करनी थी वो एक एक ब्लॉक में आप ऐड करते गए, तो वो कंप्यूटराइज्ड में, ज़ाहिर बात है कंप्यूटराइज तरीके से आपने वो चीज़ें ऐड की, तो वो ब्लॉक बनते गए और एक ब्लॉक जो है वो उसको टेम्पर किया गया। उसमें जो है वो घर की डिटेल थी, वो घर की डिटेल को जो है वो टेम्पर कर दिया गया। अब घर की डिटेल जो है वो जैसे ही टेम्पर्ड हुई, तो अगले ब्लॉक्स यानी इसके अंदर इसकी हैश की वैल्यू फ़ौरन से चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था लास्ट के हैश एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है कि वो क्या, उसके अंदर जैसे ही आप ज़रा सी माइनर सी भी चेंजिंग करेंगे तो वो उसके एल्गोरिथम को चेंज कर देता था। अच्छा, अब जैसे ही वो उसका एल्गोरिथम या ब्लॉक चेंज हुआ, तो उसका लिंक जो है वो आपस से इससे कट हो गया। जैसे लिंक कट हुआ तो अगली जितनी भी चेन के अंदर ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वो सारे जो हैं वो यूज़ लेस हो गए और उसका राब्ता जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक चेन के बगैर जो है वो इसको कंट्रोल करना मुश्किल था। अब हम देखते हैं कि जिसके अंदर ब्लॉक चेन को इस्तेमाल किया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को यूके के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया गया, और उसकी वर्थ जो है वो अब इतनी ज़्यादा है कि अब हर एक काम के अंदर, हर एक वेबसाइट, हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ब्लॉकचेन का किरदार आ रहा है। ये विद ब्लॉकचेन जो है वो ट्रांजैक्शंस यूज़ हो रही हैं। ये www.gov.uk से डेटा लिया गया है, वहाँ से चार्ट लिया गया है, हर मंथ के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। 40,000 और अबव जो है वो ट्रांजैक्शन डेली बेस पे हो रही हैं और सारी की सारी ब्लॉकचेन बेस है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब आपके लिए एक एडिशनल रीडिंग मैं लेके आया हूँ, जिसमें बल्कि लेके क्या आया हूँ, जो है उसको मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि medium.com पे क्रिप्टो इकोनॉमिक्स द ब्लॉकचेन इकोनॉमी अ बिगनर गाइड टू इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इकोनॉमिक्स, उसके हवाले से ज़बरदस्त एक आर्टिकल है जिसके अंदर आपको फर्दर जो है वो आइडिया मिलेगा कि ब्लॉकचेन जो है वो कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है और कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल नहीं है। आई होप कि आपको ये लेक्चर भी फ़ायदेमंद रहा होगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन को माइन करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो इसमें सबसे पहले टुडे वी विल आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द करंट टारगेट एंड हाउ डज दैट फील, यानी आखिर टारगेट क्या है, किसको हमने अचीव करना होता है, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि हाउ इज़ माइनिंग डिफ़िकल्टी कैलकुलेटेड, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी डेटा को अपना ब्लॉक को माइन करना जो है वो मुश्किल तरीन है। व्हाट इज़ द करंट टारगेट एंड हाउ डज इट फील। तो यहाँ पे हमारे पास जो पुरानी एक हमारे पास पिक्चर है जिसमें पॉसिबल वैल्यूज़ थी, तो यहाँ पे देखें, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ देखा कि ये जो डेटा था इसको रिप्लेस तो हम नहीं कर सकते थे, ना हम प्रीवियस हैश को चेंज कर सकते थे, ना हैश को अगर चेंज करते तो ब्लॉक नया बन जाता था। हम चाहते थे कि ब्लॉक भी यही रहे और इसके अंदर हैश भी हम सर्च करते रहें जो कि हमारा टारगेट वैल्यू से जो है वो नीचे आ जाए। जो टारगेट है वो डिसाइड करता है एल्गोरिथम ही, ठीक है। यहाँ पे ये जो टारगेट दिखाया गया कि जी इसमें 4 ज़ीरोज़ आ जाएं, तो मतलब इसमें ये कि कम से कम जो है वो जो हैशिंग वैल्यू अचीव हो वो टारगेट से बिलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो ऑल पॉसिबल हैशेस जो है वो जनरेट होती रही। अब हो सकता है कि इसमें जो कितनी जो है वैल्यूज़ की जा सकती हैं रेंडमली जनरेट और कितनी चांसेस होते हैं कि वो वैल्यू अचीव हो जाए, तो ये लाजमी नहीं है कि हर किसी की अचीव हो जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.0 से लेकर 99,000 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें ये चांस होता है कि वो वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी करंट टारगेट तक आप पहुँच सकें। लेट्स डू सम एस्टिमेशन। तो प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेशन के हिसाब से ही ये वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट हो रही हैं। आई होप कि आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा तंग नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी जो है वो ये कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने करंट टारगेट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टारगेट जो है वो आपका क्या होगा। मैक्स टारगेट जो है वो उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिफ़िकल्टी जो है उसकी आ जाएगी। डिफ़िकल्टी इज़ एडजस्टेड एवरी 2016 ब्लॉक्स, यानी आफ्टर 2 वीक के बाद जो है ना उसकी डिफ़िकल्टी एडजस्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पे अगर पूल है तो वो उसका फिर आगे डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आगे इंक्रीज़ हो जाता है, आगे की तरफ जाते रहते हैं ताकि हर किसी को जो है वो चांस मिल सके। यहाँ पे ये blockchain.com के अंदर ही जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज़ के हवाले से कुछ चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं।
ग्राफ के ज़रिए उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड पी टू पी नेटवर्क या पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है ब्लॉकचेन के अंदर। तो जैसा कि अगर हम इसको डिस्कस करें, पहले हमने लास्ट टाइम देखा कि हैशिंग क्रिप्टोग्राफी जो है वो किस तरह से यूज़फुल होती है ब्लॉकचेन में, कैसे उसकी जो है वो ज़रूरियात हैं, कैसे वो इम्प्लीमेंट होती है, इम्यूटेबल लेजर्स क्या होते हैं वो हमने देखे। और अगर हम थोड़ा सा इसको फर्दर आगे लेके चलें तो अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इसको हम देखते हैं कि इसका क्या किरदार है। लास्ट एग्जांपल जो हमने देखी है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ टेम्पर्ड हुई है वो बल्कि किसी मलेशियस यूज़र ने नहीं की, बल्कि हमारे से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वहाँ पे वैल्यू लिखी गई गलती की वजह से हो गई। अब हमें पता लग गया कि हमने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हमसे वहाँ पे मिस्टेक जो है वो हो गई है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको रिमूव किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो तो वैल्यू चेंज हो गई, वो ब्लॉक बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो ब्लॉक तो रिकवर नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी बंदे को बुलाएंगे, वो मिडिल मैन को बुलाएं और वो वहाँ पे आकर तमाम ब्लॉक्स की वैल्यूज़ को दोबारा से लिखे। एक्सपर्ट बंदा बुलाएंगे आप, वो वैल्यूज़ ऐड करेगा। या फिर आपके पास यहाँ पे कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसकी मदद से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी जो सूरत हाल है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर के अंदर बैठे होते हैं तो हम एक नेटवर्क में शामिल होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स का आपस में बना होता है नेटवर्क, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पे क्या काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट का काम यही है कि जैसे ही हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो वो उसकी कॉपीज़ जो है वो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर, जितने भी कंप्यूटर यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 है, और अगर मिलियन ट्रिलियंस की फॉर्म में भी कंप्यूटर्स इन नेटवर्क में शामिल हैं तो सब के ऊपर एक एक कॉपी पड़ी होगी। इसका फ़ायदा भी है और जारी बात है वो आपको नुकसान जो आप कह रहे हैं कि इसकी कॉपी जो है वो पड़ी, लेकिन उसका फ़ायदा है, हर कॉपी का जो है वो बेनिफिट है कि इसके मदद से हम हैकर्स से बचे रहते हैं, टेम्परिंग से बचे रहते हैं। देखते हैं वो कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो आपने डेटा ऐड किया, ठीक है, वो मकान की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड की, तो वो ऑटोमेटिकली सब जगह पे ऐड हो गई, तमाम नेटवर्क पे जो मौजूद कंप्यूटर हैं सब पे वो वैल्यू जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड हो गई। अच्छा, अब उसके बाद और साल 6 महीने काम चलता रहा और उसके आगे फर्दर डॉक्यूमेंट्स ऐड होती रही। अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक मलेशियस यूज़र आया और उसने आकर इस कंप्यूटर के ऊपर हमारी जो डॉक्यूमेंट थी उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और वो ब्लॉक चेंज होने की वजह से अगले तमाम ब्लॉक्स जो है वो यूजलेस हो गए। अब इसका जो इफेक्ट है, अब इसमें होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर होता क्या है कि यानी कि कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली जो है वो तमाम ब्लॉक्स दूसरे ब्लॉक्स को कंपेयर करते रहते हैं कि क्या उसके अंदर सेम वैल्यूज़ मौजूद हैं या नहीं। अब जैसे ही वहाँ टेम्परिंग होगी, फ़ौरन से उसके अंदर जो है ना क्या हो जाएगा, तमाम नेटवर्क्स उसको, सिस्टम को देखना, अलार्म अलार्म करना शुरू कर देंगे कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे साथ कंपेयर नहीं हो रही। ठीक है, अभी वो दूसरे जो है वो अभी आगे चला ही नहीं कि वहीं पे फ़ौरन जो है वो अलार्मिंग होना शुरू हो गई, और वो इस डेटा को क्या करेंगे, इसको थोड़े से टाइम के बाद ही फ़ौरन उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही वो रिकवर हो जाएगा, देखें जैसे ही वो रिकवर हुआ, रिकवर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है वो सॉरी, यहाँ पे जैसे रिकवर हुआ, इसमें अब मसला जो इसमें आने वाला है वो ये
कि जी अब फॉर एग्जांपल हैकर जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे वो कर सकता है अटैक। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वक्त में वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे अटैक कर नहीं सकता, और इतना टाइम ही नहीं उसे मिलेगा, क्योंकि फ़ौरन से रिकवर होना बैक से वो शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से इसकी रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें हैकर्स को चांस नहीं मिलता कि वो जो है वो ब्लॉकचेन को तोड़ दें और अपना जो है वो अटैक कर सकें। हाँ, ये हो सकता है कि सिस्टम्स में ब्लॉक नेटवर्क में, मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी इस पे ज़ाहिर बात है कि अभी रिसर्च जारी है, इसके अंदर काम किया जा रहा है, इसको मज़ीद पावरफुल किया जा रहा है। बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी के अंदर शामिल किया गया है। ब्लॉकचेन की मदद से ही वो माइनिंग की जाती है उसके अंदर भी, तो वो भी हमने देखना है इंशाल्लाह। तो इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद ग्रैब करने के लिए आपके लिए एक एडिशनल रीडिंग जो है वो प्रोवाइड की गई है, वो भी आप देखें। द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्यों है, कैसे की जाती है। और ये medium.com का एक आर्टिकल है जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल जो है वो साबित होगा। आई होप कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और आपको पीयर टू पीयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर पीयर टू पीयर नेटवर्क की समझ भी आ गई होगी इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लॉकचेन। रहीम जी, इस वीडियो में हम देखेंगे माइनिंग पूल्स क्या हैं और वो किस तरह से जो माइनिंग करते हैं, तो इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये हमारे जो माइनर्स हैं, ये हमारे डिफरेंट माइनर्स हैं। जैसे कि हमने देखा था कि इसके इकोसिस्टम में, माइनिंग के इकोसिस्टम में हमारे पास ये जो लैपटॉप है एज अ माइनर्स काम करते हैं। तो इसी के दौरान में जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अगर आ जाएं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है या ज़्यादा से ज़्यादा जो माइनिंग है वो सिर्फ ये वाले सिस्टम परफॉर्म करते हैं। अब अगर ये काम करते हैं तो बाकी माइनर्स को तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो वो ये माइनिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये ले जाती होंगी। तो इसका फिर हल हमारे पास ये था, इनके पास ये था कि उन्होंने माइनिंग पूल जो है वो बना दिए। इधर एक माइनिंग पूल बन गया जैसे कि इन कंप्यूटर्स के लिए, और इधर एक माइनिंग पूल बन जाएगा इधर एक कंप्यूटर्स के लिए। अब इस माइनिंग पूल में ये होता है कि हम किसी के जो पूल बना हुआ है उसके अंदर ऐड हो जाएं, अपने सिस्टम को उसके अंदर ऐड करवा दें, और जो है वो अपनी मशीन को उसके अंदर ऐड करवा दिया जाए। और इसमें ये होता है कि इसमें चांसेस जो हैं वो विन करने के बढ़ जाते हैं। इस तरह से इनकी पावर बढ़ जाती है। बेशक ये एक कंट्री में बैठे हों या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठे हों, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये टारगेट इनका 0 से 1 बिलियन तक, ये 2 बिलियन तक, ये 3, ये 4, यानी 4 बिलियन तक के हैशेस जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये जनरेट करते हैं। इसी तरह जो है इनकी वर्किंग। और अगर इसके जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के माइनर्स को भी साथ ऐड करवा लिया जाए तो उससे जो है इनकी पावर जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल उसने इस पूल ने इस वाले ऑर्गेनाइजेशन को ऐड कर लिया और इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें होता क्या है, जैसे ही वो आप कॉइन जहाँ या वो जो है वो रिवॉर्ड आपको मिलता है, जो उसकी फ़ीस होती है वो प्रोपोर्शनली जो है वो डिवाइड हो जाती है, इक्वल डिवाइड हो जाती है सबके अंदर, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल ही कंसिडर की जाती है। तो इस तरह जो है वो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब इसमें यह है, फॉर एग्जांपल अब बल्कि बजाय ये कि आप खुद जो है वो माइनिंग करें या माइनिंग के लिए सारा काम करें, आप इसके बाद अब जैसे कि यहाँ ईबे के अंदर यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि क्रिप्टो करेंसी जीपीयू माइनिंग रिग 3x GTX 1080 TI इथरम जी कैश बिटकॉइन एक्स्ट्रास जो है वो आपको $5,599 के अंदर अवेलेबल है। जस्ट आप इसको लेके आए, ख़रीदें, परचेज़ करें और लाकर इसको इंस्टॉल कर दें, इसका सेटअप कर दें। खुद ही ये आपको तमाम किस्म के हेडेक से निजात दे देता है। जहाँ पे आपने जैसे जौन सा पूल ये बेहतर समझेगा उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपकी खुद ही वो उसको मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। ऑटो कोड है इसके अंदर सारे का सारा। तो ये आपका जो है ना काफ़ी सारा हेडेक जो है वो अपने ज़िम्मे ले जाता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये बिटकॉइन के लिए ये मशीन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, ये आउटडेटेड हो चुकी है। ये जीपीयू माइनिंग अब सिर्फ ईथरम के लिए यूज़ होते हैं, जबकि बिटकॉइन के लिए जो है वो एसिक्स एक न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और जीपीयूज़ जो हैं वो सीपीयूज़ तो बिल्कुल नहीं, जीपीयूज़ जो हैं वो अब ये भी आउटडेटेड हो चुके हैं। तो इनके लिए भी आपको जो है वो अलग से ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये इथरम और दूसरी कोइंस की माइन करने के लिए तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन कोइन के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट है ब्लॉकचेन, उसके ऊपर फिर वापस लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम इसके डेटा वाले सेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हैश रेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, यानी कि हैश रेट कितने पूल्स के अंदर जो है वो हैशिंग डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है वो देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 24 आवर्स, 48 आवर्स और 4 डेज़ का ये डेटा है अवेलेबल। यहाँ पे सबसे बड़ा जो पूल है जो माइन कर रहा है वो है BTC.com और उसके बाद है आंट पोल और वाया BTC स्लश पोल और अननोन है, यानी जो इसमें ऐड नहीं है। इस तरह डिफरेंट आपके पास नाम आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो है BTC.com वालों की। और ये बहुत बड़ी, मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑब्वियसली ऐड होंगी और साथ साथ ये पोल भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जहाँ माइनिंग है, जहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे जो माइनिंग हुई हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप देख रहे हैं Bitcoin.com, BTC.top, BTC.com, ये ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो है वो, इसके बाद आंट भी अवेलेबल है लेकिन ज़्यादा जो एवरेज है उनके पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर BTC.com पे आते हैं, इनका पोल अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे और इससे जो है वो हम इनके पोल के अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे फिर उनको कोई इनाम होता है वो हमें यहाँ पे उसी इक्वलिटी के साथ जो है वो, हमारी मशीन की इक्वलिटी के हिसाब से हमें वो डिवाइड ओके जो है वो हमें परसेंटेज उसकी मिल जाती है। इस तरह ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अगर ये आप देखें बिटकॉइन माइनिंग पोल्स जो हैं वो बने हुए हैं। इसमें ये पोल्स है कंसंट्रेशन इन चाइना बिफोर वी गेट इनटू द बेस्ट माइनिंग पोल्स टू ज्वाइन, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट मोस्ट माइनिंग पोल्स आर इन चाइना। चाइना के अंदर इसके पोल ज़्यादा है। ये आप एक हैरत वाली बात है, देयर अबाउट 20 मेजर माइनिंग पोल्स ब्रोकन डाउन बाय द परसेंटेज ऑफ हैश पावर, यानी कि इनके पास हैश पावर ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा चाइना ही अपने पास लेके जा रहा है। बल्कि इसकी एक वजह है, वो वजह क्या है, बड़ी अहम वजह है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप BTC.top भी चाइना से है, BTC.com भी चाइना से, बिक्सन, FT पूल, सभी की सभी। यहाँ पे बिट क्लब डॉट नेटवर्क जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से, यहाँ पे हमें स्लश जो है वो डिफरेंट कंट्री से दिखाया जा रहा है। बाकी सब की सब जो है वो चाइना से। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल होती है। ख़ास तौर पे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सुनने के अंदर आता है कि यहाँ पे जहाँ जो बिटकॉइन वगैरह माइन करते हैं उनके लिए जो है वो सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, क्योंकि जितनी आपने माइन करनी है उससे ज़्यादा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम हो जाती है। तो जहाँ जिन एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वहाँ पे फ्री तो नहीं खैर, लेकिन जितनी कम रेट्स पे अवेलेबल है वहाँ पे जो है वो माइनिंग बड़े अच्छे से, इसीलिए चाइना जो है वो सबसे आगे है इस वक्त, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोल जो है वो बिटकॉइन माइनिंग नाउ कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी देन 150 कंट्रीज इंक्लूडिंग आयरलैंड एंड मोस्ट कंट्रीज इन अफ्रीका। तो ज़्यादा तो यही कंज्यूम कर रहे हैं, माइनिंग जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। और माइनिंग एंड एनर्जी कंजप्शन के हवाले से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कुछ ब्लॉग्स हैं जो कि आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और पाकिस्तान जैसा कंट्री कैसे बिटकॉइंस को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पहले ही बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो ये जो है वो, अगर आपने बिटकॉइन के ऊपर माइनिंग करनी है तो कोशिश करें कि आप जो है वो चाइना निकल जाएं या किसी पोल के अंदर ऐड हो जाएं और अपने सिस्टम जो है वो यहाँ पे ख़रीद लें और $5,599 की आप एक रिग्स खरीद लें जिस जो माइन करेगी। दैट्स इट। चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं। जी, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम बिटकॉइन जो है वो रियलिटी में कैसे, मतलब लोग माइन करते हैं और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्वार्ट्स QZ.com, एक वेबसाइट है जिन्होंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो क्लिक्स दिखाई हैं अपनी वर्किंग की फ़ोटोज़ इनसाइड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिटकॉइन माइन जहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो हैं वो बिल्डिंग्स तो नहीं कहेंगे लेकिन बड़े बड़े मार्क की टाइप जो है वो बनाए हुए हैं और ये उसके अंदर माइनर्स लगाए हुए हैं। और ये देखें इनकी अपनी कूलिंग तो है ही है, साथ साथ इनको फैंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है ताकि
ये जो है ठंडे रहें और वर्किंग करते रहें। जिस तरह की मतलब इसमें पजल्स वगैरह सॉल्व होती हैं, ये आम हमारे सिस्टम की जो है वो वर्किंग के बस की बात नहीं है, सीपीयूज़ के बस की बात नहीं है। ये देखें, ये अपना वर्किंग एरिया दिखा रहे हैं, उसकी स्विचिंग कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और ये मतलब कैसे मिलके लोग रहते हैं, और ये उसकी कुछ स्टोरीज़ हैं जो आपको बताना जो है वो ज़रूरी था कि देखें इसमें इसकी इंस्टॉलेशन और इसमें किस तरह से इसको कूलिंग की ज़रूरत है, फ़ैन कहाँ एडजस्ट करने पड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं इसके कुछ क्लिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देख चुके हैं कि जी ये देखेंगे बल्कि कि किस तरह से माइनिंग काम करती है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क और कैसे काम करता है, म्यूटेबल लेजर्स हम देख चुके हैं, हैश क्रिप्टोग्राफी देख चुके हैं, और माइनिंग किस तरह से काम करती है। जैसे कि बिटकॉइन को माइन करना है जनाब, ये लफ्ज़ बार बार सुना होगा आपने। तो अगले चैप्टर्स के अंदर हम बड़ी डिटेल के साथ उनको देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में जस्ट हमने ये देखना है कि ब्लॉक चेन के अंदर माइनिंग किस तरह से काम करती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने एक सिंपल ब्लॉक आपके सामने दिखाया है। अब इसमें आप फॉर एग्जांपल एक पहले जो है वो इसमें ब्लॉक नंबर है और इसमें डेटा है। अब डेटा में ये नहीं कि सिर्फ एक सिंगल वैल्यू या सिंगल चीज़ है, बल्कि इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आप दे सकते हैं कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ जो है वो इसमें ये भी चलो आपके लिए आसानी हो गई कि इसमें जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ है। ये आगे प्रीवियस हैश जैसे कि लास्ट हमने बताया है, और ये इसकी अपनी हैश है। अच्छा, यहाँ तक तो जो है ये पुराना ही सिस्टम है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या इतना ही सिंपल है इसकी वैल्यूज़ को माइन करना, मतलब इसकी वैल्यूज़ को सर्च करना है, अपडेट करना है, तो फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। नो, इट्स नॉट सो सिंपल। बल्कि इसके लिए जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, एक और फील्ड ऐड की जाती है जिसका नाम है नाउन्स। नाउन्स क्या है, ये एक फील्ड है जो कि अपर ब्लॉक के अंदर आती है, जिसमें प्रीवियस हैश होगी, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस होंगी और ब्लॉक नंबर होगा। नाउन्स जैसे और एक इन्हीं की मदद से, यानी इन वैल्यूज़ का जो है वो एक हैश क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब जैसे ही नाउन्स की वैल्यू हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही नाउन्स चेंज होगा साथ साथ हैश भी अपडेट हो रहा है। तो ये उस पर डिपेंडेंट है। अब ये किस तरह से वैल्यूज़ को कंट्रोल करता है या आगे भेजना है इसने, वो तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से माइनिंग काम करती है नाउन्स की बुनियाद पे, तो हमें यहाँ पे ये आइडिया जो है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जी वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं, जैसे जैसे हम कोई नाउन्स चेंज करते हैं तो साथ ही साथ उसकी क्या हो जाता है, हैशिंग वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है। बाकी ये किस तरह से काम करता है, कैसे कंट्रोल करते हैं इसको, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर उसको डिटेल से देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइनर जो है वो किस तरह से ट्रांजैक्शन को पिक करता है, क्या तरीक़ेकार है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसके पास ये माइनिंग प्रोसेस है, ये माइनर है हमारे पास, और यहाँ पे हमने फाइंड करनी है अपने लिए परफेक्ट हैश वैल्यू जिससे हम इनाम विन कर सकें। ये हमारे पास टाइम स्टैम्प है, यहाँ पे 44 सेकंड हो चुके हैं, और नॉन्स जो है वो हमारे लिए इसमें 4 बिलियन हमारे पास नॉन्स है, जो कि 1/4 ऑफ अ सेकंड, यानी कि एक सेकंड के चौथे हिस्से के अंदर जो है वो तमाम के तमाम नॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। और अगर उसमें ना मिली वैल्यू तो फिर हमें फर्दर आगे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मेम पूल के अंदर आते हैं। मेम पूल में ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें से वो सिलेक्ट करता है माइनर कुछ ट्रांजैक्शंस को जिसको वो चूज़ करता है। और इसी तरह ये जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट कर लेता है। ये 5 ट्रांजैक्शंस उसने सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है जी। 5 ट्रांजैक्शंस की बेस पे यहाँ पे टाइमर जो है वो हम अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 बिलियन ट्रांजैक्शन, ये 1 सेकंड के फोर्थ हिस्से के अंदर जो है वो यहाँ पे तमाम के तमाम नॉन्स कंप्लीट हो जाएंगी। 5 6 7
7 8। अब ये देखें यहाँ पे फोर्थ हिस्से में 4 बिलियन जो नॉन्स है वो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन उसे कोई भी हैश वैल्यूएबल हैश नहीं मिली। अब क्या करेगा वो, चेंज ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए वो क्या करेगा, उसके रेलिवेंट जो है वो 23 है, तो उसके करीब तरीन जो है वो वैल्यूज़ को उठाएगा, ताकि वो उसको यहाँ से 23 उसने वापस रख दी, और यहाँ पे 4 को वो आई होप के यहाँ पे 23 4 को वापस रखा और 23 को वो लेकर गया। ठीक है यहाँ पे, और दोबारा से सेकंड को दोबारा से उसने माइन किया, इस तरह फिर चेंज करता रहेगा, और इस तरह स्टार्ट ओवर फिर दोबारा से मिलेगा, और इस तरह से वो माइनिंग उसकी चलती रहेगी जब तक उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल जाती। तो वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को बारी बारी कंट्रोल करता रहेगा और मेंटेन करता रहेगा। यानी एक ट्रांजैक्शन रख दी, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन ले ली, ताकि डेटा जो है वो मूव होता रहे और उसको टाइम स्टैम्प मिलता रहे। टाइम स्टैम्प के अंदर उसके नए नाउन्स जो है वो प्रोड्यूस होते रहे, जिससे नई हैशेस वैल्यूज मिलती रहेंगी। और नई हैशेस वैल्यू जब तक, उस वक्त तक हमने क्रिएट करनी है जब तक हमें अपना एक्चुअल टारगेट नहीं अचीव हो जाता। तो इस वक्त हम देखेंगे इसके बाद हमने क्या करना है। जी यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हमारे पास मार्केट प्राइस जो है वो 9535.7 यूएस डॉलर है। पॉपुलर स्टेट्स एवरेज ब्लॉक साइज इतना है, ट्रांजैक्शन पर डे इतनी हो रही हैं। मैम पूल के अंदर मैम पूल साइज जो है वो इतना ट्रांजैक्शन इसमें अवेलेबल है, तो उसमें से वो वैल्यूज़ उठाते रहते हैं और उसको वो इस ग्राफ के ज़रिए जो है वो चेक करते रहते हैं। एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर ब्लॉक, कितनी ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवाई जा सकती हैं। तो ये आपके सामने वैल्यूज़ वो दिखाई जा रही हैं। तो ये ब्लॉकचेन इज़ अ बेस्ट वेबसाइट टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्लॉकचेन बिटकॉइन। तो यहाँ पे इसके ज़रिए आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके तमाम पैरामीटर्स को, हैश रेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ़िकल्टी लेवल, माइनिंग रेवेन्यू, टोटल ट्रांजैक्शन फीस, यूएसडी, कॉस्ट परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम, कॉस्ट पर ट्रांजैक्शंस। तो इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। BTC.com ट्रांजैक्शन एक्सेलरेटर, इनको बड़े अच्छे से, हाउ बिटकॉइन माइनिंग वर्क, किस तरह से काम करती है, आप दोबारा से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस ब्लॉग को रीड आउट करें ताकि आप इससे अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकें। इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि माइनिंग जो है वो किस तरह से होती है और माइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसमें ये होता है कि डेटा जो है वो माइनिंग पूल के अंदर दे दिया जाता है। माइनिंग पूल, ये कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर हम अपने मॉड्यूल पार्ट 2 के अंदर जो है वो डिस्कस भी करेंगे। खैर इसको माइनिंग पूल के अंदर ये है, मिसाल के तौर पर आप सब जो है वो डेटा वहाँ से सर्च करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो है वो एक विनिंग टारगेट रखा होता है कि जी इस टारगेट के नीचे जो भी माइनर यानी माइन करने वाला जो सिस्टम है वो, इन ज़ाहिर बात है वो कंप्यूटर ही होगा, तो जो कंप्यूटर उसको सर्च करेगा उसको जो है वो ब्लॉक जो है वो ऐड करवा दिया जाएगा और उसको कुछ उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उसको गोल्डन ब्लॉक भी कह देते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होगा। अब उसमें ये है कि जी ये माइनिंग पूल में किस बेस पे, तो वो नॉन्स जो है वो काम आता है, जिसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करके जो भी ब्लॉक है वो वहाँ से उसको विन करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लॉक है, अब इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो भी हमारे पास गोल्डन ब्लॉक होगा या जो जो विनिंग विनिंग जो ब्लॉक होगा उसकी जो फर्स्ट 4 ज़ीरोज़ हैं वो डिजिट जो है वो ज़ीरोज़ होंगे, यानी मिनिमम, लार्जेस्ट नहीं बल्कि मिनिमम वाला जो है वो टारगेट अचीव होगा। ये नॉन्स की बेस पे हम जो है वो इसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, पहले हम हैश नंबर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक हैश नंबर है, हैश नंबर में जैसे ही जो है वो इसमें ये उसके रेलिवेंट डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये हमारे पास ये दूसरा, अब इसमें जो गुड हैश नंबर है वो हैश नंबर वो होगा जिसमें ज़्यादा जो है वो डेसिमल नंबर नहीं होंगे बल्कि कम होंगे, हेक्साडेसिमल जो है वो ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगी उसके अंदर, वो वाला हैश नंबर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा या वो जो है वो अचीव किया जाता है। ऑल पॉसिबल हैशेस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जब हम जाएंगे
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो ये चारों जो है वो यहाँ पे पास नहीं हो रहे। अब यहाँ पे एक टारगेट अचीव कर लिया जाएगा कि ये टारगेट है, इस टारगेट से नीचे जो वैल्यू है, इस टारगेट तक जो वैल्यू पहुँचेगी या जो ब्लॉक की हैश वैल्यू पहुँचेगी वो वाला जो है वो विनर ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला भी नहीं और ये उसके बराबर है, तो इस वजह से ये ब्लॉक विनर प्रोडक्ट के नाम पर यूज़ किया जाएगा। द टिप इसके लिए ये है कि जी टारगेट विद लीडिंग जीरोस, वो वाला ब्लॉक जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, जिसकी पहले डिजिट जो है वो 4 जीरोस होंगे। अब यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल 29 है, 29 को जो है वो हम नॉन्स जो क्रिएट किया गया वो देखें ज़रा, यहाँ पे ये वैल्यूज़ गलत हैं, इसको आपने इग्नोर करना। ये फर्स्ट 4 डिजिट जो है वो ज़ीरोज़ होने चाहिए। यहाँ पे ये फर्स्ट 4 डिजिट 3A14 की जगह पे, लेकिन गलती की वजह से वो यहाँ पे आ गया। 22 है, अब यहाँ पे 23 143, तो यहाँ पे कोई भी नॉस ऐसा नहीं है जो टारगेट से जो है वो नीचे आया हो। जैसे ही टारगेट से नीचे आया उसकी देखें 4 वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट डिजिट 4 जो है वो ज़ीरोज़ हैं और ये 5012 ब्लॉक है, नॉन्स उसका है और वो नॉन स्मॉलेस्ट की तरफ आ गया और ये विनिंग जो है वो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये राइट का ऑप्शन आना है, तो ये हमारे पास राइट ब्लॉक बन गया है। आई होप कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि माइनिंग जो है वो नॉन्स की बुनियाद पे होती है। नॉन्स बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो कि हर सिस्टम का जो है ना, हर कंप्यूटर सिस्टम उसको मैथमेटिकली एल्गोरिथम के ज़रिए सॉल्व करेगा और उसी की बेस पे जैसी वो क्रिएट होगा उसकी एक टारगेट वैल्यू होगी, उस टारगेट वैल्यू की बुनियाद की बेस पे ही आगे हैशिंग वैल्यू जनरेट होगी। तो जैसी कम से कम वैल्यू जनरेट होगी वो उसकी बुनियाद पे वैल्यू जो है वो विनिंग ब्लॉक बन पाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है वो माइनिंग की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस क्या है। ये एक बेसिकली पेपर है बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, जिसके अंदर बताया गया था कि बेजेंटाइन प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बेजेंटाइन प्रॉब्लम क्या है और उसकी हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा जहाँ पे डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, वहाँ पे जो है वो इसकी प्रॉब्लम जो है वो आएगी, इस तरह की प्रॉब्लम, और उसको सोल्यूशन क्या है वो भी इसमें बताया जाएगा, जो कंसेंसस एल्गोरिथम्स के ज़रिए जो है उनको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हुआ ये कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैसल है और उस कैसल के अंदर जो है वो ये कुछ जनरल्स हैं, ये जनरल्स हैं जिन्होंने आपस में मिल के जो है वो इसके ऊपर अटैक करके इसको फतह करना है, इसको जीतना है। तो अब यहाँ पे ये चारों साइडों से जो है वो अटैक करने के लिए आए हैं, लेकिन इनके पास मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है। इन्होंने क्या करना है, अपने जो मैसेंजर्स हैं, मैसेज लेके जाने वाले, उनको भेजना है और उनके ज़रिए जो है इनको पैगाम पहुंचाना है एक दूसरे को। अब इसमें से हर ट्रेडर ने जो है ना, ये एक आइडियल सिचुएशन है कि यहाँ पे ये ब्लू कलर के अंदर ये सभी जो है वो एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे कि जनाब हम अटैक कर देते हैं, हम पहुंच गए। तो ये तो एक आइडियल सी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसमें से जो कुछ लोग हैं वो ट्रेटर निकल आए, यानी गद्दार निकल आए, तो वो जो है वो हो सकता है किसी को ये कहे कि जनाब आपने जो है वो अटैक नहीं करना। जैसे कि ये एक है ट्रेटर जिसने कहा कि जी आपने भी अटैक नहीं करना, आपने भी अटैक नहीं करना। तो इस तरह तो वो उसमें उनको बाकी जो जनरल्स हैं उनको रॉन्ग ट्रैक पे लगाने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस पे कैसे जो है वो बचा जाएगा, कैसे इसका क्या सलूशन निकाला जाएगा। तो इस सिलसिले में जो है वो कहा गया कि जी जिसमें इनपुट मेजॉरिटी की तरफ से ज़्यादा हो, जो मेजॉरिटी जो है वो जैसे कि ये है, इसने देखें इसकी तरफ कोई इनपुट भी नहीं आ रही, ऑर्डर बेसिकली इसी ने देना था, उसमें से ये एक ऑर्डर देने वाला कमांडर था या जो भी था, उसने इसको ऑर्डर दिया कि जी आपने फ़ाइट करनी है, फ़ाइट करनी है, फ़ाइट करनी है। अब ये बज़ाते खुद तो ज़ाहिर बात है लड़ाई करने वाला ही है, तो इसलिए ये तो फाइट करेगा।
अब अगर इसकी बात की जाए तो इसको इनपुट आई कि जी फाइट करनी है, लेकिन इसकी तरफ से ट्रेडर की तरफ से मैसेज आया कि नहीं जी आपने फाइट नहीं करनी। लेकिन इसको दो मैसेजेस चूंकि कमांडर की तरफ से भी और जनरल की तरफ से भी एक से आ चुका था, तो इसने भी उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है जी मैं भी फाइट करूंगा। इसने भी कहा मैं फाइट करूंगा क्योंकि इसको भी दो साइडों से आ चुका था ऑर्डर। अब इसको भी हालांकि ऑर्डर ज़रूर आए हुए हैं, लेकिन इसने जो है वो उसको जो है वो रिजेक्ट किया, लेकिन इसका कोई फ़र्क हम पे नहीं पड़ेगा क्योंकि मेजॉरिटी की तरफ से हमने वो मैसेज रिसीव कर लिया। मसला यही है कि जब मल्टीपल कंप्यूटर्स ट्रिलियन बिलियंस की फॉर्म में कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा शेयर कर रहे होते हैं, हो सकता है कोई हैकर दरमियान में बैठा हो और वो दूसरों को अपनी एक ब्लॉक जो है वो ऐड करना चाहे, तो वो जैसे ही ब्लॉक एक ऐड करना चाहेगा तो मेजॉरिटी अगर नहीं उसका डेटा मैच करेगी तो वो ब्लॉक ऐड नहीं होगा। तो कंसेंसस जो है वो एल्गोरिथम के ज़रिए इसको मज़ीद हम डिटेल से भी देखेंगे। तो ये एक तरीका था जिसके अंदर इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है और ये आइडेंटिफाई किया जा सकता था। अब इसी तरह जो है वो इसकी मज़ीद एडिशनल रेटिंग यहाँ पे इसका प्रॉब्लम का जो था जनरल प्रॉब्लम्स ये हाईलाइट की गई। वो एक पेपर है byzantine.pdf, ये आप देख सकते हैं इस लिंक के ज़रिए मज़ीद स्टडी के लिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट उठाया जा सके। और ये एक और है जिसके अंदर इसकी फंडामेंटल्स ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो ऐड की गई, यानी कि इसका सोल्यूशन ऐड किया गया। तो ये थी हमारे पास बेजेंटाइन प्रॉब्लम। रहीम जी, हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी नाउंस नॉन्स रेंज क्या है क्रिएट होने की। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे ही नॉन्स चेंज होगा उसमें हैश की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और इसकी ज़रूरत भी देखी थी हमने क्या है, क्योंकि एक ब्लॉक जो है वो उसके अंदर कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसको अपडेट किया जा सके और उसे हैश जो है वो चेंज हो जाए। क्योंकि जैसे ही ब्लॉक के किसी भी एरिया को हम चेंज करते हैं, जैसे ब्लॉक नंबर 3 है ये भी चेंजेबल नहीं है, अगर हम डेटा फील्ड को चेंज करते हैं तो हैश चेंज हो जाएगा, वो ब्लॉक ही नया बन जाएगा, प्रीवियस हैश को भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक फील्ड सिर्फ एक ही थी जो नाउंस था, जिसको चेंज करके हम ट्राई कर सकते हैं बार बार और बार बार हैश की वैल्यू जो कि टारगेट तक पहुँचा सकते हैं। अगर उसमें वो टारगेट तक पहुँच जाती है तो हम वहाँ पे विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देखना यही है कि जो नॉन्स है उसकी रेंज क्या है। 32 बिट का नंबर होता है जो नॉन्स का है, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो 40 मिलियन तक 40 बिलियन तक है। 32 बिट नंबर जो है वो अनसाइंड होता है, ठीक है, और 4 बिलियन तक इसकी जो है वो रेंज है। ये नंबर जो है वो जनरेट हो सकता है। और उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा एस्टिमेशन करने की डिफ़िकल्टी जो है वो 2 पॉसिबल 64 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 16 की पावर 64, और टोटल वैलिड हैशेस जो है वो 18 लीडिंग जीरोस के साथ जो है वो 16 64 माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ तक इसमें क्रिएट हो सकती हैं, और साथ ही साथ अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 22 है। नॉन्स द नॉन्स इज 32 बिट नंबर, द मैक्सिमम नॉन्स जो है वो 232, और इसमें 4 बिलियन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 जो है उसमें एस्टिमेशन है कि उसमें चांस होता है कि आपका नंबर जो है वो जिमिंग नोक्लियन, दिस मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 डिफरेंट हैशेस जो है वो जनरेट हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटीज में तो मल्टीप्लाई बाय वैलिड जो है वो इसमें 0.000001% जो है वो आपका चांस है कि इसमें आपको वैलिड हैश एग्जैक्ट वैलिड हैश जो है वो मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं। कंक्लूजन 1 नॉन्स रेंज इज़ नॉट इनफ काफ़ी नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर एक मॉडेस्ट माइनर की बात की जाए तो वो 100 मिलियन हैशेस जो है वो फाइंड कर सकता है। 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन 40 सेकंड के अंदर वो टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प के ज़रिए जो है वो उसकी जो है वो नॉन्स चेंज होकर उसकी हैशिंग वैल्यू जो है वो चेंज होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम ये डॉट इज़ यूनिक्स टाइम नाउ, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें ये जो है वो वैल्यूज़ आपको दिखाई जा रही हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। और उसमें एक जो है वो फील्ड और ऐड होती है जिसको टाइम स्टैम्प कहते हैं। टाइम स्टैम्प की मदद से जो है वो नॉन्स की वैल्यू को
चेंज करके हैशिंग वैल्यू चेंज की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 47, यहाँ पे इसी में आप इसकी एस्टिमेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। हैश रेट, ठीक है, डिफरेंट आपको हैश रेट नज़र आ रहे हैं, और ये माइनिंग पोल्स की जो हैश रेट डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आप देख रहे हैं, अमंगस्ट द लार्जेस्ट माइनिंग पोल्स। सेम वही तरीका है, मतलब वो वैल्यू चेंज होगी, साथ ही जो है वो उसकी ये साथ ही उसकी एस्टिमेशन, अगर जैसे 1 सेकंड गुजरेगा यहाँ पे माया टाइम स्टैम्प चेंज होगा, साथ ही उसका नॉइस चेंज हो जाएगा। तो एक टाइम स्टैम्प लिमिट के साथ ही वो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेंगी। तो ये आपकी भी साथ लक है कि आपका जो रिक्वायर्ड हैश है वो आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CPUs वर्सेस GPUs वर्सेस ASICs क्या हैं, इनकी आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। CPUs जो हमारे आम सिस्टम्स के अंदर यूज़ होते हैं, कि ये माइनिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं और कौन से किस काम के लिए बेहतर है। अगर CPU की बात करें तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जनरली ये लेस देन 10 मिलियन हैशेस पर सेकंड के हिसाब से जनरेट कर सकता है, जबकि GPUs जो है वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट स्पेशलाइज्ड है ये, और ये 1 गीगा हैशेस पर सेकंड के हिसाब से ये क्रिएट कर सकता है। और अगर हम एसिक्स की बात करें, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, टोटली स्पेशलाइज्ड है माइनिंग के लिए, और ग्रेटर देन 1000 गीगा हर्ट्स नहीं बल्कि हैशेस पर सेकंड के हिसाब से क्लाउड माइनिंग के लिए जो है वो बेस्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास एक फ्लोट डायग्राम है जो कि BTC फोर्ड डमीज .ca की जानिब से हमें प्रोवाइडेड है। अब इसमें आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, जैसे कि हमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप बात करें तो GPU जो है वो बेसिकली गेमिंग और इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। CPU जो है वो उसका काम और है, CPU जनरल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमें चाहिए ऐसे प्रोसेसर्स जो काम कर सकें, स्पेशली बिटकॉइन को रिग्स करने के लिए, उसको माइन करने के लिए। तो वो ASICs जो है वो बिटकॉइन को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल हो रही है, जबकि बाकी जो है वो अभी कोइन जितने भी हैं वो सारे GPUs के ज़रिए भी माइन किए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली अभी तक जो है वो हम ब्लॉकचेन के हवाले से चेक कर चुके हैं कि इम्यूटेबल लेजर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क क्या चीज़ है, हैश क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, और माइनिंग कैसे होती है, क्या होती है। और माइनिंग को ही इम्प्रूव करने के लिए, माइनिंग करने के लिए ही जो है वो कंसेंसस प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन का नेटवर्क अवेलेबल है। तो इसमें जो है माइनर्स क्या करते हैं, वो एक ख़ास किस्म की पज़ल होती है जिसको हम नॉन्स, हमने लास्ट टाइम में देखा था, वो सॉल्व करने के बाद जो है इसमें एक अपना ब्लॉक ऐड करेंगे माइन करने के बाद। तो जैसे माइनर ब्लॉक ऐड करता है कि ब्लॉकचेन के अंदर, और वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि उसको कितने जो है वो टफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो उसको मिलता है फिर रिवॉर्ड मिलता है उसके हवाले से, उसको उसके हवाले से बिटकॉइन जो है वो रिवॉर्ड में मिलती है। अब इसमें जो कंसेंसस प्रोटोकॉल में जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंज 1 ये है कि अटैकर्स जो हैं वो अटैक ना करें। मिसाल के तौर पर वो कोई ऐसा मलिशियस ब्लॉक ना डाल दें जिससे जो है वो उसको क्रैक करने की कोशिश कर सकें। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल देखी थी, इधर जो है वो अटैकर्स अपना ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। और एक इसमें है कंपीटिंग चेन्स, ये वाला दूसरा चैलेंज है। और इन दोनों चैलेंजेस को हल करने, यानी कि जो है वो दूसरे ब्लॉक के साथ जो है वो क्रैश करेंगे, तो ये ब्लॉक्स आपस में मिसमैच हो जाएंगे। तो इस
मसले से छुटकारा पाने के लिए जो है वो हमें कंसेंसस प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम इन दो चैलेंजेस से निपट सकें ब्लॉकचेन के अंदर माइनिंग करते हुए। तो अब इसमें सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन हम प्रूफ ऑफ वर्क को जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर जो बिटकॉइन के प्रोसीजर के लिए बिटकॉइन का जो प्रोसीजर चल रहा है ब्लॉकचेन में, वो प्रूफ ऑफ वर्क प्रोटोकॉल के ज़रिए यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको प्रोटोकॉल का आइडिया होगा। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब दो जो सिस्टम है आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो वो सेम रूल्स के तहत जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी, एसएमटीपी, इस तरह से जो है वो एचटीटीपी जो है प्रोटोकॉल्स, ये भी इसी के प्रोटोकॉल्स की लिस्ट में आते हैं ये। और इसको उन चैलेंजेस से बचाने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क जो है एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर जो है वो लास्ट जो एग्जांपल है इसमें देखें कि एक जो माइनर है वो एक ज़बरदस्त, अगर कोई विनर वो फाइंड विनर ब्लॉक वो बनाना चाहता है अपना, तो वो उसके लिए नॉन्स जो है वो फाइंड करता है। नॉन्स बेसिकली एक पज़ल है, मैथमेटिकल पज़ल है, जिसको सॉल्व करके ये जनरेट किया जाता है नंबर, और वो एक ख़ास एल्गोरिथम के ज़रिए होता है। और एल्गोरिथम जब चलता है तो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस सिस्टम के जो उसके अंदर प्रोसेसर लगे होंगे सिस्टम में, उसको वर्क करना पड़ता है, और उसको कूल करने के लिए आपको उसके लिए एसी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और हार्डवेयर, एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी चाहिए। उसको आप डिवाइड भी प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर अपने माइनर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके दौरान में ख़तरा जो होता है वो सिर्फ यही है कि वो अटैकर ना हो। तो उस अटैकर के ख़तरे से बचने के लिए जो है वो ये सारा चक्कर चलाया जाता है। अब अगर तो वो विन कर जाता है तो वो उसे मिलेगा एक बिटकॉइन जो है वो इनाम में मिलेगा, और साथ साथ उसे चांस भी मिलेगा नेक्स्ट बिटकॉइन जनरेट करने का। लेकिन अगर वो अटैकर है तो उसके लिए उसको वहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है, और वो दोबारा उसमें अपना इनपुट नहीं दे सकता। अब यहाँ पे जैसे ही वो ऐड करेगा, फॉर एग्जांपल, तो हम बताया जा रहा है कि इसमें उसे बिटकॉइन इनाम के तौर पर मिलेगी। और लेकिन ये बिटकॉइन इनाम के तौर पर उस वक्त मिलेगी जब उसका ब्लॉक जो है वो माइन होने के बाद इन चेक्स से गुजरता है। ये चेकलिस्ट है, इसके अलावा और भी हैं, उनमें से सम एक जो है वो स्क्रीनशॉट दिया लाइक, उसके अंदर चेक किया जाएगा सबसे पहले उस ब्लॉक में कि चेक सिंटैक्टिक करेक्टनेस, रिजेक्ट इफ डुप्लीकेट ऑफ ब्लॉक वी हैव इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, यानी जो पहले ब्लॉक्स हैं उसमें से किसी की कॉपी तो नहीं उसने बना दी, और उसको सिंटैक्टिकली ठीक है कि नहीं, ट्रांजैक्शन लिस्ट मस्ट बी नॉन एम्प्टी ट्रांजैक्शन, ये तो नहीं कि खाली कुछ दे दी है, ठीक है, उसमें हैश प्रीवियस अवेलेबल है कि नहीं। अगर इसमें से कोई एक भी चेक उसका फॉल्स हो जाता है तो वो ब्लॉक रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी जितने भी सिस्टम है, एक में तो वो ऐड करता है, लेकिन बाकी सिस्टम्स के अंदर वो तभी ऐड करते हैं जब वो इस प्रोटोकॉल को रन करके वो चेक कर लेते हैं कि तमाम जो चेक्स हैं वो फिजिबल हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक पजल्स जो हैं वो सॉल्व करना बेशक मुश्किल है, लेकिन उसको वेरीफाई करना बहुत आसान है। तो इसलिए पहले उसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई कौन करता है? वो जारी बात है, वो हमारे पास जो प्रूफ ऑफ वर्क हमने देखा है प्रोटोकॉल, वो उसको जो है वेरीफाई करता है। तो आई होप कि आपको कंसेंसस प्रोटोकॉल के जो है वो आइडिया हो चुका होगा कि ये कैसे काम करते हैं, और इसके वर्क करने की वजह क्या है, और ये कैसे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। वीडियो में हम देखेंगे कि मेमपूल काम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास ये पुरानी पिक्चर है जिसमें तमाम ये बिटकॉइन के इकोसिस्टम के मुताबिक ये नोड्स हैं। नोड्स ना एक वो कंप्यूटर जो जस्ट ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब इसी के अंदर जो है वो कुछ ऐसे जो है वो नोड्स भी हैं जो कि माइन कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे इसमें है जो माइन कर रहे होते हैं। अब तो इसमें जो पूल है वो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माइन करने वालों के पास पूल होता है कि स्पेसिफिक जगह से, बल्कि ये हर किसी के पास जो है वो पूल होता है। जैसे कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है तो वो सीधी पहले मैम पूल के अंदर ट्रांजैक्शन उसकी ऐड हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल इस जो है वो नोड ने
ट्रांजैक्शन की, वो ट्रांजैक्शन यहाँ ऐड हुई तो उसके अगल बगल के जितने भी सिस्टम है सब में वो ट्रांजैक्शन ऐड हो गई। इसी तरह जब इसने कोई ट्रांजैक्शन ऐड की तो सारे मेमपूल जितने भी उसके साथ है, चाहे वो माइन कर रहे हैं चाहे वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सबके पास वो ट्रांजैक्शन इसी तरह थाउजेंड्स की फॉर्म में मेमपूल के अंदर ट्रांजैक्शंस जो है वो ऐड हो जाती हैं। अब इसी में कुछ सिस्टम जो है वो माइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम ने जो है वो माइन कर लिया, इस माइनर ने जो है वो माइन कर लिया। अब क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग जितनी भी वो वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होंगी, वो इसके रेलिवेंट तमाम को इंस्ट्रक्शंस पहुंचाई जाएगी कि ये इस बंदे ने माइन कर लिया है, तो उसमें से रिमूव कर दी जाएगी। तो बाकी जो है वो एल्गोरिथम के ज़रिए, प्रोटोकॉल के ज़रिए चेक करेंगे फॉर वर्क के ज़रिए कि क्या ये हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, क्या ये ट्रांजैक्शन वाकई इसने माइन कर ली है। तो इसके जैसी माइन कर ली तो बाकी तमाम पूल्स में से वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिमूव कर दी जाएंगी। इस तरह से तमाम प्रोसीजर इसमें से वो रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास एक एडिशनल रीडिंग है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्लॉकचेन में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको लाइव जो है उसका डेटा दिखाया जाएगा, जिसमें लोग अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन आपको दिखाई जा रही है। ब्लॉकचेन के अंदर 8776 जो है वो लाइव ट्रांजेक्शन जो है वो दिखाई जाएंगी, जो कि उसमें आ रही हैं, जिसमें अभी तक कोई वो पोल्स के अंदर ऐड हुई है लेकिन अभी तक उनको माइन नहीं किया गया। तो जैसे ही उसको माइन किया जाएगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। 9227 ये हर सेकंड के ऊपर ये अपडेट होती रहती है ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन वेबसाइट के ऊपर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि हमने किस तरह से जो है वो ऑर्फन ब्लॉक्स को डिस्कस करना है। ऑर्फन ब्लॉक्स क्या होते हैं? वो ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर हमने इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वो ब्लॉक्स जो लॉन्गेस्ट रूट के अंदर नहीं आते, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नहीं आते, वो वाले जो हैं वो एक सेपरेट हो जाते हैं और उसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होते और उसको सेपरेट रख दिया जाता है। तो वो ब्लॉक जो है वो हमें कहाँ नज़र आते हैं? वो ब्लॉक्स हमें नज़र आते हैं जनाब बिटकॉइन स्टेट्स के अंदर। ये डेटा वाली टैब के अंदर बिटकॉइन स्टेट्स होती है, इसके अंदर आपको ये नीचे नज़र आते हैं ऑर्फन ब्लॉक्स। ऑर्फन ब्लॉक्स पे अगर आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे, ये देखें ऑर्फन ब्लॉक्स, ये आपको नज़र आएंगे। इस पर यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है टाइम स्टैम्प के, इस टाइम के ऊपर ये वाला, और ये उसका नंबर है और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इसकी कौन सी है, टाइम स्टैम्प जो नहीं हो सका, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस, और रिव्यूड बाय दिस जीबी माइनर्स ने इसको देखा है, btc.com इसने देखा है, अननोन यानी किसकी तरफ से कौन सा माइन जो है वो ब्लॉक गया और वो उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकी, तो इस वजह से वो ऑर्फन ब्लॉक के अंदर आ गया। इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो आपको वर्टिकल फॉर्म के अंदर नज़र आएंगे। ये देखें, ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म की अंदर जो है वो काफ़ी सारे माइन नज़र आते जाएंगे और यही स्टेट्स जो है वो नज़र आती हैं कि जी आपको ये दे कैन अकर नेचुरली व्हेन टू माइनर्स प्रोड्यूस ब्लॉक्स at similar times, or they can be caused by the attacker with enough hashing power attempting to reverse transaction. Detached or orphan blocks are valid blocks which are not part of the main chain. अब वो उसका हिस्सा नहीं है, वो ब्लॉक मेन चेन है। रहीम जी, इस वीडियो में हम देखते हैं कि यहाँ पे 51% अटैक क्या होता है, क्या कहलाता है, इसका क्या मकसद है। बेसिकली हमने जो रूल पढ़ा था कि जिसमें लॉन्ग लेंथ ऑफ ब्लॉक्स है जिसके बाद वो जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे जब नए ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, और जिसकी जो है वर्थ कम है वो ऑर्फन ब्लॉक्स में चल थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज़ नॉट द 51% अटैक, ये वो नहीं है। इसका मकसद जो है वो यहाँ पे आपको वाज़ेह होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ एक ब्लॉक ऑफ चेन है और ये कुछ माइनर्स हैं, 8 के करीब माइनर्स हैं, और इसी तरह ये 2, 4, 6 और 7 जो है उन्होंने माइन किए ब्लॉक, और इसी तरह जो है वो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ माइनर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1, 13।
तो तादाद में ज़्यादा है। इन्होंने भी सेम ब्लॉक अभी तक फ़िलहाल माइन किए हैं, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। तो ये उसके अगेंस्ट जो है, फॉर एग्जांपल अगर वो 2 ब्लॉक माइन करें तो यहाँ पे ये 4 ब्लॉक जो है उसमें ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर वो 6 ब्लॉक कर रहे हैं तो ये उसके हिसाब से 8 से 10 ब्लॉक ऐड मज़ीद कर रहे हैं। अब होता क्या है इसमें, वो क्या करते हैं, इसको नेटवर्क में शामिल कर देते हैं। नेटवर्क में शामिल करके इसको कहते हैं जनाब आ जाओ आप हमारे साथ नेटवर्क में शामिल हो जाओ। फॉर एग्जांपल अगर वो शामिल हो भी जाते हैं तो वो ये नेटवर्क एक बन गया। अब यहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो कैसे डिसाइड करेगा, वो ये डिसाइड करेगा यहाँ पे अगर ये ब्लॉक मिसाल के तौर पर ऐड हुआ है तो उसके बाद वाली जो लेंथ है वो सारी इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसको जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा, इसको इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और इनको रेड हाईलाइट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि ये अटैकर्स हैं या ये नेटवर्क के ऊपर अपना रोब जमाने के लिए, नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेके आने के लिए, तो ये एक थ्रेट जो है वो अवेलेबल है। इस रूल को जो है वो देखते हैं कब तक ये वैलिड रखा हुआ है। तो ये एक काम किया जा सकता है, लेकिन ये बड़ी जो बिटकॉइन है उसमें तो खैर ये इतना पॉसिबल नहीं होगा कि शायद इतने नंबर ऑफ अटैकर्स एट अ टाइम इकट्ठे किए जाएं। लेकिन जो छोटी कोइंस हैं जो कि इस्तेमाल में आ रही हैं नई नई, उसके अंदर ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी के साथ डील किया जा सकता है और अटैकर्स नंबर ज़्यादा करके उसको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है उस ब्लॉक को एल्गोरिथम के रूल के तहत। तो ये देखते हैं, माई मिस्टेक एक्चुअली इट इज़ 3 कंफर्मेशन बिकॉज दैट ब्लॉक इटसेल्फ इज़ इंक्लूडेड इन दी काउंट। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर 6 कंफर्मेशन है कि 7 कंफर्मेशन। तो फिलहाल इसके लिए एक एडिशनल रीडिंग भी अवेलेबल है जिसको आप फॉलो करके जो है वो देख सकते हैं। चूजिंग A6 फॉर SIA सजेस्ट रीडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय डेविड बेरिक जो है उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। वो अपने ब्लॉग के अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जी इसमें क्या चीज़ जो है वो बताई गई है या उसका क्या फ़ायदा है, वो कैसे वर्क करता है A6। रहमानुर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो उसकी सेकंड प्रॉब्लम थी, कंप्यूटिंग जो ब्लॉक्स आते हैं उसको पावर ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क में कैसे सॉल्व किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया पर्पल कलर में और दूसरा ब्लॉक जो ऐड कर दिया हमने ब्लू कलर के अंदर। जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्लॉक जो हैं वो 2 ऐड किए गए हैं। एक पर्पल कलर का है, यानी एक माइनर ने ये ऐड कर दिया और एक माइनर ने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगी कन्फ्यूजन कि किस माइनर के ब्लॉक को जो है वो प्रेफरेंस दी जाए और ऐड किया जाए। तो अब इसमें कन्फ्यूजन चलती रहेगी और फॉर एग्जांपल वो ब्लॉक जो है वो नेटवर्क के अंदर मौजूद काफ़ी सारे और सिस्टम्स के अंदर भी ऐड हो गया है और 2 या कम जो है वो सिस्टम्स के अंदर जो है वो एक ब्लू कलर का ब्लॉक ऐड हुआ है। अब अगर हम पुरानी जो हमारे पास टेक्निक है, जो हमारे पास बेजेंटाइन जो है वो तरीक़ाकार था, उसके अंदर तो ये मेजॉरिटी की बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो प्रूफ होगा वो बल्कि इसकी बजाय लॉन्गेस्ट रूट की बेस पे यूज़ किया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक जो है वो किसी नेटवर्क में किसी नोड पर ऐड हुआ और साथ ही साथ वो और भी नोड्स पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस क्या नेटवर्क लेंथी है, नोड्स ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट रूट है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको यूज़ किया जाएगा और जो दूसरे नोड्स होंगे जो सिंगल सिंगल थे उसको निकाल लिया जाएगा बाय। और वो फिर क्या कहलाएंगे, वो बेचारे ऑर्फन्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे और बाकी जो है वो उसको ऐड कर दिया जाएगा और इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जाता है। अब ये तो हमारा यहाँ तक जो हमारी कंसेंसस प्रोटोकॉल थे उसके हवाले तक जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने किस तरह से ब्लॉकचेन के हवाले से इन कॉन्सेप्ट्स को रीड करना था। तो आई होप कि इसकी अब हम जो है वो एक डेमो भी देखेंगे और ये हमारे पास एक एडिशनल रीडिंग भी अवेलेबल है जिसके हवाले से आप इसको मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आखिर P2P कैश पेपर में बिटकॉइन के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स थी उनको किस तरह से सॉल्व किया गया या ट्राई की गई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये भी एक एडिशनल रीडिंग है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा, हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसकी एक डेमो आपको
अपीयर करवानी है। रहीम जी, स्टूडेंट स्टूडियो में हम तमाम जो कॉन्सेप्ट हमने पहले से रीड किए हैं इस मॉड्यूल के अंदर, उसके हम जो है वो डेमोज देखेंगे। यहाँ पे हैश, ब्लॉक, ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स, कोड बेस और ये कोइन बेस, ये जो है टूल्स डॉट सुपर डेटा साइंस डॉट कॉम की तरफ से प्रोवाइड करता है। और जो इसके अंदर जो कोड बनाया गया है वो प्रोवाइड किया गया जनाब एंडर्स ब्रोन वर्थ। ठीक है जी, इन लोगों की मेहरबानी कि इन्होंने जो है वो डेमोज के लिए कोड जनरेट किए और उस डेमो की मदद से जो है वो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले है जी हैश क्रिएट करने का तरीका। यहाँ पे आप कोई डेटा पुट करेंगे और ये ब्लॉक्स बनते हैं। ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे ब्लॉक नंबर है, नॉन्स है, डेटा है। यहाँ पे आप डेटा ऐड कर सकते हैं और जैसे ही डेटा ऐड करेंगे तो हर एक की उसकी जो हैशिंग वैल्यू है वो हो गई। अब यहाँ पे अगर इसको आप माइन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे जो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो है इसको कोई ना कोई रिगार्डिंग गुड जो है वो मिल चुकी है, नॉन्स अवार्ड विनिंग। इसी तरह अगर हम ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर ये जो है वो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें प्रीवियस हैश 0 है और उसमें जो सेकंड ब्लॉक है वो प्रीवियस हैश की वैल्यू उसके अंदर मौजूद है। इस तरह पूरी एक चेन ये बनी हुई है। अब फॉर एग्जांपल किसी में भी मैं कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो वो देखें यहाँ पे जो है वो पिंक कलर में हो रहे हैं सारे, दोबारा से उसे माइन करेंगे लेकिन जो है यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि इसमें जो प्रीवियस हैश है वो मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। तो इस वजह से अगला जितनी भी ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एरर प्रोन हो जाएंगे। और इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ आ जाएं तो वो ब्लॉक्स वही हैं लेकिन वो एक पीयर ए पे पड़े हैं, पीयर 2 पे पड़े हैं और इसी तरह जो है वो पीयर सी पे भी पड़े हैं, डिफरेंट पीयर्स के ऊपर पड़े हैं। अब इसके अंदर आप देखते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी ऐड की गई हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जैसे 98 हमने कर दिया, 90 था 98 कर दिया, तो उसी से वो तमाम की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखें इसकी वैल्यूज़ कुछ और है, इसकी वैल्यूज़ कुछ और हैं। तो वही प्रॉब्लम जो हमने कॉन्सेप्ट्स की बेस पे पढ़े थे वो हमें सारे यहाँ पे नज़र आ रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोकन्स है, ये टोकन्स के अंदर जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है जी कॉइन बेस। कॉइन बेस में यह है कि कौन से माइनर्स को कितने जो है वो प्राइस विन किए, उसने कितने डॉलर उसने विन किए, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आई होप कि आप इसकी मदद से तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके होंगे। ये दो की मदद से टूल्स डॉट सुपर डेटा साइंस डॉट कॉम और वो हमारे पास जो गिटहब का कोड था उसकी मदद से। तो नेक्स्ट जो मॉड्यूल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस किस तरह से करते हैं, इंट्यूशन कैसे होती है। और इस मॉड्यूल में हम ये मॉड्यूल 2 का ही पार्ट है लेकिन पार्ट नंबर 2 में आ जाएगी ये चीज़ें। इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें किस तरह से क्या चीज़ें UTXOs अनस्पेंड ट्रांजैक्शंस आउटपुट्स किस तरह से करते हैं ट्रांजैक्शंस की, वेयर डू ट्रांजैक्शन फ़ीस कम फ्रॉम, कहाँ से फ़ीस उसकी आती है, और वॉलेट्स कैसे काम करते हैं, और सिग्नेचर्स प्राइवेट एंड पब्लिक कीज़ क्या होती हैं, सिग्नेचर्स एंड कीज़ डेमोज, व्हाट इज़ सेग्रीगेटेड विटनेसेस, पब्लिक कीज़ वर्सेस बिटकॉइंस एड्रेस क्या होते हैं, रेडिकल तो ये सारी चीज़ें आएंगी ट्रांजैक्शंस के ज़िमरे के अंदर। तो आइए इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं जी। यहाँ पे देखें ट्रांजैक्शंस एंड UTXOs यानी कि अनस्पेंड ट्रांजैक्शंस आउटपुट। इसका बेसिकली क्या काम होता है कि जो हमें किसी की तरफ से जो है वो अमाउंट्स आई हैं, बिटकॉइंस मुझे किसी ने दी हैं, फॉर एग्जांपल मैंने उनके लिए काम किया, उन्होंने मुझे वो ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड की, तो वो बिटकॉइंस मेरे वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। तो वॉलेट कैसे क्रिएट किया जाता है वो तो हम देखेंगे नेक्स्ट। लेकिन वॉलेट जो है वो ऐसा, फॉर एग्जांपल ये कुछ ट्रांजैक्शन जो मुझे की हैं मार्क ने, हेडलिन ने और हेलन ने, वह 0.1 बिटकॉइन, 0.3 बिटकॉइन, 0.
ये उन्होंने मुझे 0.7 सुसान UTXOs अभी मैंने इनको स्पेंड नहीं किया। अब आई वांट टू बाय अ बाईसाइकिल फॉर एग्जांपल 0.5 BTC 0.5 बिटकॉइन का बाईसाइकिल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो अब आम अगर ख़रीदारी आप करते हैं फॉर एग्जांपल बैंक के ज़रिए, तो वहाँ तो सिस्टम ये होता है कि आपने वहाँ से एक चेक दिया, चेक उसके ऊपर लिख दिया अमाउंट, या आपने उसके अंदर ऐप के ज़रिए उसकी वैल्यू ऐड कर दी, तो वो डेटाबेस में से वो रिमूव हो गई, वहीं पे सेव हो गई। लेकिन इसका जो तरीक़ेकार है, इसका कुछ तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ होगा, फॉर एग्जांपल आपने अगर ये बाय करना है तो आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन किस तरह से होगी, इनपुट होगी आपकी तरफ से 0.6 बिटकॉइन। यानी आप जब आप यहाँ पे अगर देखें बाईसाइकिल जो बाय करना है आपने, उसकी जो अमाउंट है 0.5 बिटकॉइन है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे आपके पास जो इनपुट के अंदर पड़े हुए बिटकॉइंस हैं वो कोई इसकी वैल्यू से ज़्यादा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो 0.6 जो है वो एक ऐसी लग रही है अमाउंट, ऐसी बिटकॉइन है जो कि 0.5 बिटकॉइन से ज़्यादा है। या अगर मैं 3 और 1 को अगर इकट्ठे भी यूज़ करूं तो ये 4 बनती हैं, तो ये भी नहीं यूज़ हो सकती। और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है 0.65 बिटकॉइन फ्रॉम हेलन की तरफ से जो मुझे मिली है। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, इसमें जैसे ही जो है वो आउटपुट क्या होगी, मैंने 0.5 बिटकॉइन की तो जो है बाइक शॉप उसको वो ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, अब उसमें मैंने उसको पेमेंट कर दी, लेकिन उसकी तरफ से एक जो है वो 0.1 जो है वो मुझे वापस मिलेगी बैक टू माई सेल्फ। अब 0.6 की जगह पे मेरे पास ऐड हो जाएगी 0.1 बिटकॉइन। ठीक है, तो उसको क्रॉस कर दिया जाएगा फॉर द बाइक शॉप, उसको मैंने दे दी। ये अब मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो अपने वॉलेट के अंदर उसको सेव करेगा 0.5 बिटकॉइन को। तो यहाँ पे मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का ट्रैक रहेगा कि कौन सी बिटकॉइन कहाँ गई है, कैसे गई है, किस तरह गई है, और उसके बाकी उसके पास क्या बचे हैं वैल्यूज़, तो वो सारी ट्रैक होंगी। बाईसाइकिल ख़रीद ली मेरे पास, अब वो बिटकॉइन यहाँ से रिमूव हो गई, 0.1 जो है वो मेरे पास जो है वो वापस रिटर्न में आई, ये साइकिल मेरा अपना हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेकंड और एक बाईसाइकिल है वो ख़रीदना चाहता हूँ जो कि 1.1 BTC की है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 7 और 3 ये 10 हो जाएंगे, प्लस इनमें से मैं कोई एक जो है वो ऐड कर लूँगा, तो 1.1 मेरे पास कैलकुलेट, मुझे 3 तरफ से जो आई हुई बिटकॉइंस जो है वो देनी पड़ेंगी, तो फिर मैं साइकिल जो है वो एक बाय कर सकता हूँ। इनपुट के तौर पर मुझे जो है वो 3 सेलेक्ट करनी होंगी फ्रॉम मी, और मेरे पास सिर्फ मार्क की जो है, मार्क की जो 0.1 बिटकॉइन है वो मेरे पास अवेलेबल रह जाएगी। तो मैंने आउटपुट कर ली, ख़रीद लिया, और ये उसके पास ऐड हो गई, ये उसके पास ऐड हो गई, मेरे पास जस्ट 0.1 बिटकॉइन जो है वो रह गई है। तो इस तरह से मैं ट्रांजैक्शंस को यूज़ करूँगा। और अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जी ट्रांजैक्शंस की फ़ीस जो है वो कहाँ से मिलती है या कहाँ से आती है, तो वो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि हमने वो ख़रीदी है, तो जो मेरे पास बाकी अमाउंट बची है 0.1, अगर मैं टोटल जो मेरे पास अवेलेबल थी ट्रांजैक्शंस, उसको मैं दोबारा से अगर इसको देखूँ, थर्ड बाईसाइकिल अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास ये नंबर ऑफ़ जो है वो कॉइन्स हैं। तो एप्पल फॉर एंड एन एप्पल फॉर 0.0002 BTC उसकी जो है वो फ़ीस है। तो हर माइनर जो है वो अपनी फ़ीस भी उसने रखी होती है। अगर आप उसके थ्रू जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो पेमेंट करते हैं, तो आप उसके ज़रिए उसकी फ़ीस जो है वो भी बियर करते हैं। तो ये दो ट्रांजैक्शंस उसकी ये हो गई, और आपको UTX फॉर मी और 0.02 BTC आपने फ़ीस प्रोवाइड करनी है। तो आप बेसिकली आपके ये दो वैल्यूज़ भी यहाँ से कट जाएंगी, और आपके पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह आप ट्रांजैक्शन जो है वो जैसे जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, इसकी जो है वो हर माइनर की, क्योंकि माइनर मेहनत कर रहा है माइन करने के लिए आपकी ट्रांजैक्शन को, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन की फ़ीस भी लेगा जब वो उसको माइन कर पाएगा। जब उसको माइन करेगा तो वो उसकी फ़ीस भी आपसे लेगा। तो ये जो है वो लाजमी तौर पे है। जिस तरह मैंने आपको कहा लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से काम ख़त्म हो जाएगा, इस तरह जो है वो जैसे जैसे रिवॉर्ड कम होगा वैसे वैसे उसकी फ़ीस माइन करने की बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से फ़ीस वाला काम जो है काफ़ी
ज़्यादा हो जाता है। अगर आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं तो आपकी फ़ीस भी आपको ज़्यादा जो है वो माइनर्स को देनी पड़ती है, और हर एक माइनर की फ़ीस जो है वो डिफरेंट उन्होंने सेट की हुई होती है। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में हम देखेंगे कि वॉलेट किस तरह से काम करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में देखा कि हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं, तो उसके लिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाता है, और वो अलग ब्लॉक जो है उसका एक नंबर असाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल 501 है, तो 501 पे हमने जो ट्रांजैक्शंस की थी, मेरे पास मतलब मार्क की तरफ से कुछ वैल्यूज़ 0.1 बिटकॉइन थी, हेडलिन, हेलन, सुसान, इसकी तरह से मेरे पास जो बिटकॉइंस आई थी। उसके बाद मैंने एक बाइक जो है वो शॉप की 0.5 की, उसके बाद मेरे पास जो है वो 1.1, और इस तरह से मेरे पास बाइक शॉप की तरफ से मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। फिर मैंने तीसरी ट्रांजैक्शंस की, चौथी ट्रांजैक्शन की, तो हर एक जो है वो सेपरेट ब्लॉक के अंदर ऐड हो रही है। अब वॉलेट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूँ आएगा कि जैसे ही मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो उसके बाद जैसे मेरे पास ट्रांजैक्शन एंड यूटी एक्सेस है, वो बाकी जो ट्रांजैक्शंस मैंने पे की हैं वो ब्लैक बॉक्स के ज़रिए फिल हो जाएंगी, और जो मेरी तरफ वैल्यूज़ आई हैं या जो भी बाकी हैं वो जो है वो यू टी एक्स यानी अनस्पेंड के ज़रिए जो है वो यू टी एक्सोज अनस्पेंड टैक्स ऑब्जेक्ट्स यानी उसके साथ वो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन मेरे पास जो है वो यू टी एक्स ओ है, यू टी एक्स ओ, यू टी एक्स ओ, इन दोनों तीनों को कैलकुलेट किया जाएगा मेरे वॉलेट के अंदर बैलेंस। अब वॉलेट के अंदर जो है वो आपके पास कोई कोइंस वगैरह नहीं होती, कोई कागज़ वगैरह, सिर्फ डिजिटल वैल्यूज़ है, डिजिटल वॉलेट है जिसके अंदर आपकी वैल्यूज़ शो हो रही हैं। इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या और फर्दर फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स हैं जिसकी बिना पे हमें इसको सिक्योर बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। रहीम, अभी हम ये वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो हमने ट्रांजैक्शंस की लास्ट टाइम जो हम देख रहे थे, क्या वो ट्रांजैक्शंस वाकई मैंने की हैं कि नहीं। जो बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है 0.26, तो क्या वो मेरी तरफ से ही है। तो उस कॉन्सेप्ट्स को, इस वॉलेट की वैल्यूज़ को फाइनलाइज करने के लिए जो है वो सिग्नेचर, प्राइवेट एंड पब्लिक की जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं और इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइवेट की जो है वो बिल्कुल वही पासवर्ड, जैसे कि अगर हम किसी को ईमेल वगैरह करते हैं तो उसमें जो ईमेल को ओपन करने का जो पासवर्ड है वो मेरे पास हो गई उसकी प्राइवेट की, और उसके बाद जो मेरा ईमेल है वो जस्ट लाइक पब्लिक की के तौर पर इस्तेमाल होता है। और मैंने वहाँ पे अपना उसी ईमेल के अंदर जो है वो अपना नीचे सिग्नेचर दिया होता है, डिजिटल सिग्नेचर के मैं मोहम्मद अब्दुल्ला फ़लाँ 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 फ़लाँ, और उसके बाद उसमें मैसेज पुट करता हूँ और वो उसको सबमिट कर देता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट इधर होगा, यानी ये पब्लिक की है, ये एक मैसेज है, उस मैसेज के अंदर यहाँ पे ये प्राइवेट की तो मेरे पास लॉक्ड में रहती है, और ये प्राइवेट की मदद से ही मैं मैसेज जनरेट करता हूँ। और जो मैसेज है इसके अंदर ही जो है वो मैं डिजिटल सिग्नेचर भी जनरेट करता हूँ। इससे क्या होता है, इन तीनों की, पब्लिक की, मैसेज और सिग्नेचर की मदद से वेरिफिकेशन फंक्शन कॉल करता हूँ, और वेरिफिकेशन फंक्शन जैसी कॉल करता हूँ उससे रिस्पांस अगर तो यस आता है, तो इसका मतलब ये कि ये मेरा ही मैसेज है, मेरे ही सिग्नेचर है और मेरी ही पब्लिक की है, तो यानी ये वॉलेट की वैल्यूज़ भी मेरी ही हैं। अगर अदरवाइज़ जो है वो नो के अंदर आंसर आ जाता है, तो फिर आपकी वो वेरिफिकेशन फ्लॉप हो गई, या आपके मैसेज में फॉल्ट है या आपके सिग्नेचर में, तो ये वो आपकी चीज़ नहीं है, उसको आप ऑन नहीं करते। ऑन करने के लिए इसका यस में आंसर आना ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसकी एक डेमो देखेंगे प्राइवेट, पब्लिक और सिग्नेचर की। यहाँ पे जैसे कि वो आपको टूल्स डॉट सुपर डेटा साइंस .com, ब्लॉकचेन, पब्लिक, प्राइवेट कीज, यहाँ पे हम जो है वो एक प्राइवेट की जनरेट कर रहे हैं, ये उसकी एक पब्लिक की है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी तरफ से ऑन की जा रही है,
2016 ये उसके बाद यहाँ पे कीज़ जनरेट की, ये इसको रीनेम किया, रैंडमली जनरेट किया की को यहाँ पे। और यहाँ पे अगर सिग्नेचर्स की बात करें तो ये हमारे पास प्राइवेट की है, साइन मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज टाइप हो गया, मैसेज सिग्नेचर साथ ही, यानी कि उसके वो सिग्नेचर भी जनरेट हो गए। अगर यही सिग्नेचर आपके हैं तो ये मैच हो जाती है आपकी वैल्यू। यानी जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन से पहले आपको ये 3 चीज़ें आप ऐड करते हैं तो फिर आपकी वो ट्रांजैक्शन एक बनती है। तो वेरिफिकेशन हो जाती है, उसी में आपकी प्राइवेट की भी चेक हो जाती है, साइन, वेरीफाई। तो ये तमाम स्टेप्स जैसे ही गुजरते हैं तो आपकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है। तो उसके अंदर जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो जब भी आप बाद में वेरीफाई करना चाहें आपके वॉलेट के अंदर तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको कंफर्म कर सकते हैं, तो कोई उसको टैम्पर नहीं कर सकता। रहीम, इसमें टॉपिक इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सेग्रीगेटेड विटनेस, क्या है सेगविट, क्या होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि लास्ट अपना टॉपिक, जैसे कि हम लास्ट में ट्रांजैक्शंस जो हैं वो शेयर कर रहे थे, ट्रांजैक्शन ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हमने लिखी हैं, हम इसका जो जनरल साइज़ है वो इसका 1 MB जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। और 1 MB जो है अगर हमारे एक ब्लॉक का साइज़ है तो वो नेटवर्क के अंदर मूव होने में काफ़ी बस एवरेज ही है। लेकिन अगर इसका साइज़ कम होगा तो वो मूव तो जल्दी होगा, लेकिन ये कि वो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस जो है वो कम होंगे और उसके माइन होने के चांसेस जो है बहुत कम होंगे। तो अब अगर उसका साइज़ बढ़ा देते हैं तो उसको बैंडविड्थ ज़्यादा की रिक्वायर्ड है। तो अब इसका मसला क्या है, इस मसले को हल करने के लिए जो हमारे पास सोल्यूशन है वो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि जो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो इसके अंदर हमारे पास ये डिटेल अवेलेबल होती थी कि एक्स, यानी जिसने सेंड की है, जिसको सेंड कर रहा है, और उसके अंदर क्या बिटकॉइन की अमाउंट क्या है, पब्लिक की और सिग्नेचर की। अब इसमें जो पब्लिक की और सिग्नेचर की है ये 60% जो है वो स्पेस ले लेती थी। अब जब इसको हमने शेयर करना है तो इसका जो हल निकाला गया वो ये निकाला गया कि क्यों ना ये सिग्नेचर और पब्लिक की को सेपरेटली जो है वो अलहदा से शेयर कर दिया जाए, ताकि जो 60% स्पेस है उसकी जगह पे कोई और ट्रांजैक्शन ऐड हो जाए। तो ये 60% स्पेस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो अच्छी खासी स्पेस जो है वो निकल आती है। तो 1 MB के अंदर ही आप लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लॉक के माइन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सिग्नेचर और पब्लिक की को आप सेपरेटली भेजते हो। वो सेपरेटली जो भेजने का तरीका है वो ही सेग्रीगेट विटनेस है कि सेपरेटली आप उसको वेरीफाई करवाकर स्क्रिप्ट सिग जो है वो इसी को कहते हैं कि इसको हमने सेपरेटली मूव करना है, ताकि डेटा जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन ऐड कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो वो ब्लॉक है वो माइन हो सकेगी और उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास उसकी स्पेस जो है वो कम से कम के अंदर हमारे उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इस लिए सिग्नेचर और पब्लिक की को सेपरेटली सेंड करते हैं। सेपरेट सेंड करने का जो तरीका है उसी को सेगविट कहते हैं। रहीम जी, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक कीज़ और बिटकॉइन एड्रेस के दरमियान में क्या फ़र्क है, उन दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जो प्राइवेट की है उससे हम इनहेरिट करते हैं पब्लिक की, और एक पब्लिक की जो है वो एक ट्रांजैक्शन के लिए, और फिर दूसरी पब्लिक की दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए, और तीसरी पब्लिक की तीसरी ट्रांजैक्शन के लिए हम जनरेट करते हैं। तो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बिटकॉइन देनी है तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हमें वेरिफिकेशन फंक्शन कॉल करते हैं, और अगर वो वेरीफाई कर देता है कि भी मैसेज सिग्नेचर और पब्लिक की सेम है तो हम यस की फॉर्म में आंसर आ जाता है और हम उस जो पब्लिक की दे देते हैं कि हम ही उसको पब्लिक की दे रहे हैं। अगर किसी से लेनी हो हमने ट्रांजैक्शन तो उसके लिए हमें उसका बिटकॉइन एड्रेस चाहिए। अब बिटकॉइन एड्रेस और पब्लिक की दोनों डिफरेंट है, क्योंकि पब्लिक की से ही जनरेटेड होता है, शफल्ड होता है, कन्वर्टेड किया गया होता है बिटकॉइन एड्रेस फॉर एग्जांपल ये असल में इतना लेंथी प्रोसीजर इसलिए रखा गया ताकि हैकर्स जो हैं वो उसको हैक करने में ना
नाकाम हो, अगर फ्यूचर में कभी वो ऐसा काम कर भी लेते हैं तो वो बिटकॉइन एड्रेस से कम अज़ कम जो है वो आपके पब्लिक की तक पहुंचेंगे, और पब्लिक की से फिर भी हमारी प्राइवेट की जो है वो सिक्योर रहेगी और हमारी बिटकॉइन जो है वो सिक्योर रहेंगे, बचे रहेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो डायग्राम के अंदर हमारे पास जो एड्रेस है वो जो है वो जनरेटेड है, बिटकॉइन का एड्रेस वो पब्लिक की से ही जनरेटेड है। तो ये दोनों सेपरेट कहानियां हैं, मतलब एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन अगर वो कहीं से जुगाड़ लगा के पहुंचता भी है तो वो जस्ट हमारे पब्लिक की तक ही पहुंच पाएगा, जिससे हमारी प्राइवेट की जो है वो फिर भी सिक्योर रहेगी, क्योंकि पब्लिक की जो है वो भी SHA-2506 और एड्रेस भी जो जनरेट होता है वो भी हैश वैल्यू के ज़रिए ही, यानी उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। किया तो अपनी तरफ से इन्होंने सिक्योर काम ही है, लेकिन फिर भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस हर एक बंदे की अलग अलग जो है वो वैल्यूज़ होंगी, अलग अलग जो है वो चीज़ें होंगी, तो वो उसके ज़रिए इसको, अगर उससे बिटकॉइन लेना तो वो उसके ज़रिए उसका एड्रेस अगर उसके पास मौजूद होगा तो वो उसे ले सकेंगे हम। तो ये एक तरीका था, और इसकी फर्दर रीडिंग के लिए आपको एडिशनल रीडिंग प्रोवाइड की गई है, जिसकी मदद से आप इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारे सेकंड मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट्स और एचडी वॉलेट। इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि जी एचडी वॉलेट और सिंपल वॉलेट्स में क्या फ़र्क है। सिंपल वॉलेट्स के अंदर जस्ट ब्लॉक नंबर था, उसमें जो था हर एक की फिर भी हैक किया जा सकता था, क्योंकि जब आप किसी जगह पे कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप एक एड्रेस से आते हैं और एक एड्रेस से लेके चले जाते हैं, ख़रीदारी करके चले जाते हैं, तो हैकर्स जो हैं वो ट्रेस आउट कर सकते हैं कि ये बंदा फ़लाँ एड्रेस से आ रहा है, फ़लाँ पोर्ट से आ रहा है, फ़लाँ एड्रेस से, और वो आपको उसी रूटीन की वजह से आपको हैक कर सकते हैं। तो एचडी वॉलेट उसका तोड़ था। ज़ाहिर बात है, पहले वो प्रॉब्लम आती है, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन भी सोचा जाता है। अब इसमें ये सोचा गया कि अगर क्यों ना जो है वो फर्स्ट टाइम जो पब्लिक की जो एड्रेस दिया गया वो और हो, और अगली दफ़ा जब ट्रांजैक्शन की जाए तो उस वक्त पब्लिक की डिफरेंट हो, बिल्कुल ही शफल कर दी जाए, फिर उसके अगली बार और, फिर उससे अगली बार और, लेकिन उसको मेन प्राइवेट की से ट्रैक किया जा सके। तो इसको हम एचडी वॉलेट का नाम देते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये मेन एक ही जो है वो की है, इसको ट्रेस करना थोड़ा फिर भी आसान है, लेकिन अगर जो है वो हर दफ़ा पब्लिक की चेंज होगी तो उसका मेन आगे बिटकॉइन एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्राइवेट की एक ही रहेगी, लेकिन पब्लिक की आगे फर्दर डिफरेंट जो है वो जनरेट होती रहेंगी। इससे क्या होगा कि आपको ट्रेस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखें, मास्टर की एक ही है हमारे पास, प्राइवेट की जनरेट की, प्राइवेट की के अंदर एक ऐड कर दिया तो उससे पब्लिक की भी डिफरेंट हो गई, एड्रेस भी डिफरेंट हो गया। और इसी तरह जब नई ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन इसमें मास्टर की भी आपके पास, मास्टर प्राइवेट की भी आ गई। यानी फॉर एग्जांपल अगर हैकिंग यहाँ से भी स्टार्ट हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हैकर आपकी एड्रेस, बिटकॉइन एड्रेस को हैक करके एसएच जो 256 जो एल्गोरिदम उसको हैक करके पब्लिक की तक पहुँच सकते हैं। और अगर वो पब्लिक की तक पहुंचते ही हैं इतनी मेहनत के साथ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्राइवेट की तक, तो प्राइवेट की से आगे मास्टर की तक बहुत मुश्किल, मतलब नामुमकिन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मुमकिन भी नहीं कि इतना आसान नहीं कि फ़ौरन से कोई बंदा हैक करे और फ़ौरन बैठा और फ़ौरन हैक हो गया। तो यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अब अलग से पब्लिक की जनरेट होती है, जिससे मास्टर पब्लिक की जो है वो एक बनाई जाती है, जो कि तमाम पब्लिक कीज़ की एक मास्टर पब्लिक की भी होती है, जो कि उनको और सिक्योर बना देती है, जिससे आपका मास्टर प्राइवेट की जो है वो आपके पास अवेलेबल है, जो कि और किसी को भी आइडिया नहीं है। इसकी टेक्निक को मज़ीद फर्दर कंट्रोल करने के लिए, समझने के लिए आपके लिए एक ये फर्दर एक रीडिंग अवेलेबल है, bitcoinmagazine.com। आर्टिकल डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट्स, एडवांटेजेस और फ्लॉज के क्या हैं, आप इसको फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी से जो है वो हमारे यहाँ तक के सेकंड जो मॉड्यूल है उसका इख्तिताम होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह नए टॉपिक्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।